चलिए, क्या उद्देश्य है, क्या करना चाहते हैं? जैसे आपका शुभ नाम? हरीश ठाकुर। क्या करना चाहते हैं आप? एडीओ। बाकी बताओ, आप क्या करना चाहते हैं? सर, मेरा नाम नित्ति कामरकर है और फिलहाल तो मैं एक गवर्नमेंट जॉब ग्रैब करना चाहती हूँ और जिसके लिए फिलहाल तो एडीओ मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी सामने में जो है। आपने तैयारी पहले की है? नहीं, बट लास्ट ईयर 2018 में हुआ था ना, वो मैंने दिया था। आपने तैयारी की है पहले? आपने भी नहीं की? मैं सीजीपीएससी को क्लास की थी काफ़ी पहले, 2014, 16, काफ़ी टाइम हो 2000 चुका है। फिर शादी हो गई, हाँ, तो फिर बच्चे कुछ हो गए, तो अभी फिर से रीस्टार्ट करना चाहती हूँ। ज़ीरो ही हैं आप। इसका मतलब ज़ीरो ही हैं, अगर इतना लंबा ब्रेक है। हाँ, वही मैं बोल रही हूँ, जीरो ही हूँ फिलहाल। बैठिए। हाँ नोनी, सर, क्या करूँ? बैकग्राउंड उनकी सरकार है और मुझे सरकारी जॉब करनी है। एक चीज़ और, मेरा पीजीडीआरडी भी मैंने कर रखा है इसका नहीं, 2016 उससे में। इसका क्या मतलब रोल है इसमें, उससे वो ज़्यादा मुझे फ़र्क नहीं जानना पड़ता है। है, क्योंकि जो पिछला हुआ था ना, हाँ, तो पिछले में लगभग 13 ही स्टूडेंट पीजीडीआरडी वाले हुए थे, बाकी सब नॉन हाँ, पीजीडीआरडी नहीं मतलब उसका क्या रोल है वो भी मुझे जानना थे। है। रोल अभी देखो, क्लियरिटी तो है नहीं। पिछले जो हुआ था 15 अंकों का बोनस, 15 अंकों का बोनस डिक्लेयर था, लेकिन अभी ये व्यापम का पैटर्न चेंज करने वाले हैं। पहले 150 का होता था और अभी ये 100 का करने वाले हैं, तो स्पष्ट ये नहीं है कि फिर वो जो उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो क्या होगा। पहले तो पता था अपने को 30-30-30 आपका पंचायती राज, आजीविका और जो स्कीम है, योजनाएं हैं, वो 30-30-30 थे। और उसके बाद आपका संविधान और हिंदी, ये 30 था, और बाकी सीजी। तो अब जो है 100 में डिवाइड करेंगे ये, और संभावना ये है कि 40 नंबर में वो तीनों को क्लब कर देंगे, 40 से 50 में 10 नंबर का हिंदी और बाकी आपका सीजी, जीएस और इंडियन जीएस, ये रहेगा। इंडियन जीएस भी शामिल करने पर विचार चल रहा है। मतलब पूरा, पहले क्या होता था, पहले केवल संविधान था, और इस बार इंडियन जीएस पूरा। वास्ते सिलेबस हो जाएगा। हाँ, वास्ट हो जाएगा। मैं अभी विस्तृत चर्चा करूँगा। आप? सर, मेरा नाम गोपाल है। मैं कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए गवर्नमेंट जॉब कौन सा? सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब, स्टेट गवर्नमेंट जॉब? सीजी सीजी, ठीक है। केवल जॉब का सोचा है, इसका मतलब ये है कि पीएससी नहीं सोचा ना। देखिए, मैं सबसे पहले मैं बहुत स्पष्ट कहने वाला आदमी हूँ। ये नए स्टूडेंट अभी, क्योंकि कैलेंडर जारी हो चुका है और आपको पता है जून में एग्ज़ाम है एडीओ का, और मैं आपको बता दूं 90% स्टूडेंट इस समय सब कोचिंग की ओर भाग रहे होंगे या एडीओ की तैयारी करने में ही भिड़ेंगे। अगर मेरा अनुभव कहे, अनुभव अगर आप समझ सको तो, और जो सत्यता है वो समझ सको तो, नौकरी सबको चाहिए, और इतने खाटी खाटी लोग बैठे हैं ना, जो मेंस और इंटरव्यू से बाहर हो चुके हैं, जिनको नौकरी भी हाथ नहीं लगी, वो एडीओ की तैयारी आज से नहीं 2-3 साल पहले से रगड़ के बैठे। देखिए, पहले से उनकी तैयारी तो है ही है, लेकिन जो पंचायती राज और ये योजनाएं इसका गहन अध्ययन करके बैठे हुए हैं। और पोस्ट मेरे ख्याल से 200 समथिंग है ना। 193 हाँ, अभी तक। वही है। तो अगर जो बच्चे सुनना चाहते हैं, क्योंकि बच्चे पॉजिटिव सुनना चाहते हैं, हो जाएगा 3 महीने में हम अधिकारी बना देंगे, आप बन सकते हो, बन जाओगे ना, यही सुनना चाहते हैं बच्चे। लेकिन जो आप सुनना चाहते हैं और सच्चाई उससे कोसों दूर होती है। नए स्टूडेंट का चांस बना पाना, वो ऐसा सोच लो कि 193 पोस्ट में शायद कोई एक हो, और वो नया स्टूडेंट भी बहुत क्रीम होगा, ब्रिलियंट होगा, जो 8-8, 10-10 घंटे जिसकी सिटिंग होगी, जो बैठ कर रगड़ सकता हो। अभी अगर नया स्टूडेंट है तो 8-8, 10-10 घंटे से भी काम नहीं चलेगा, 12-12, 14-14 घंटे होता ना, जो इंजीनियर्स और ये सब मेडिकल की तैयारी करने वाले। लेकिन मेडिकल की तैयारी करने वाले यहाँ क्यों आएंगे? वो यहाँ नहीं आएंगे। वो जब जाते हैं वहाँ से सीधे, मतलब जो मेडिकल कर रहे हैं मेडिकल स्टूडेंट्स, वो सीधे यूपीएससी के लिए जाते हैं, स्टेट पीएससी के लिए बहुत नेग्लिजिबल है कि आते हैं। लेकिन इंजीनियर्स जो बैठे हुए हैं ना, वो भी आईआईटीएन नहीं जाएंगे एडीओ के लिए।
है ना। लेकिन एनआईटी से किए हुए स्टूडेंट जो पीएससी का प्री और मेंस से या मेंस से या इंटरव्यू से बाहर हो रहे हैं, आप सबकी तरह, जैसे आपने कहा कि सबसे पहले तो नौकरी चाहिए, स्थायित्व चाहिए, थोड़ा जीवन में स्थायित्व आ जाए, थोड़ा पैसा वैसा आने लगे, बहुत सारी ख्वाहिशें दबी हुई हैं, वो ख्वाहिशें पूरी हो सकें, तो आप इसलिए आना चाहेंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि नौकरी रोड पर फेंकी हुई नहीं। इस बात को बच्चे नहीं समझते। बच्चे अधिकांश यही सुनना चाहते हैं कि पटवारी की वैकेंसी आई है, बच्चे झोला पकड़ के कोचिंग की ओर जाएंगे और वो सुनना चाहते हैं कि यार हम ये देखो फोटो देखो दुनिया भर के, 3 महीना में पटवारी बन जाए, 3 महीने में तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, हम करवा देंगे, देखो इतने सारे फ़ोटो, ये सब हमारे 3-3 महीने में तैयार किए हुए बच्चे हैं। तो हो गया, बस वही सुनना चाहते हो, वो भी एकदम खुश, मैं पटवारी बनूँ, मैं पटवारी बन जाऊँ। एक बात बताओ, 4-5 साल से जो घुटे हुए छात्र जो कुछ उपलब्धि हासिल कर चुके हैं, CGPSC मेंस क्लियर कर चुके हैं, इंटरव्यू दे चुके हैं, वो भाटा बूझ रहे हैं कि एक तो नया आएगा, आजा कूद किया 3 महीना में नौकरी लेकर चल देगा। इस सच्चाई को, ये सच्चाई कोचिंग बताती नहीं है और ना नए बच्चा सुनना चाहता है। नया बच्चे का खून बहुत गर्म होता है, उसको लगता है एकदम पहाड़ तोड़ दूंगा मैं, तुरंत बहुत जल्दी ही पहाड़ तोड़ दूंगा, सुरंग बना दूंगा और लिख दूंगा क्रांति। ये नहीं है। मैं इसीलिए मैं बता रहा हूँ आपको, मैं बहुत कड़वा सत्य बोलता हूँ, स्पष्ट बोलता हूँ, सीधा बोलता हूँ छात्रों को। और मुझे ये भी पता है कि नए छात्रों को जो बातें मैं बोलता हूँ वो जल्दी समझ में नहीं आती। 90% बच्चे जो है वो केवल आडंबर, झूठी कहानियों और इसमें फंसते हैं। अनुभव उनको होगा ज़रूर, जो बातें मैं बोलता हूँ वो 3-4 साल बाद अनुभव हो जाएगा उनको कि मैं सच सच बोलता था, मैं उनको सही रास्ता बता रहा था, लेकिन तब तक हो चुका है, उनका बंटाधार हो चुका है, कहानी बीत चुकी है, अब उससे कुछ नहीं होना है। तो मैं उस पर खैर सोचता भी नहीं हूँ कि बच्चों की भीड़ जो सुनना चाहती है वो मैं बोलूँ, और जिससे मेरे पास भीड़ एकदम बनी रहे, मैं उस पर विश्वास नहीं करता। मैं बोलूँगा आपको, आप मेरे पास कोई भी बच्चा आता है काउंसलिंग के लिए, मैं स्पष्ट उसको उसकी काउंसलिंग करता हूँ और उसको स्पष्ट बता देता हूँ, अब वो उसकी मर्ज़ी समझे या ना समझे। और मुझे ये मालूम है 90% बच्चों को वो समझ में नहीं आती हैं, वो बातें सीधी सादी बातें समझ में नहीं आती। जो बातें मैं बोल रहा हूँ, अगर कोई कोचिंग कर चुका होगा तो तुरंत वो समझ रहा होगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। जो कर चुका होगा, जिनको अनुभव हो चुका होगा, वो तुरंत समझ जाएगा कि नहीं है। पहले तो आप जब आप 95% बच्चे जब कोचिंग स्टार्ट करते हैं तो 6 महीने कैसे बीतता है उनको पता नहीं चलता कि क्या हो क्या रहा है। जैसे आप तैयारी कर चुके हैं ना, आपने तैयारी कहाँ से की है? सर पहले तो मैं बैंकिंग का ग्रेजुएशन करते समय की थी, तो नहीं, बैठो बी एट ईज बैठो। पर मैं नागपुर में जीएस ठाकुर सर के पास से किया था मैंने बैंकिंग के। तो और उसके बाद फिर क्या बोलते हैं, भिलाई में ना ये ताम्रकार सर हैं, उनके पास उत्कर्ष पीएससी क्लासेस, उनके पास में। तो आपका अनुभव क्या रहा? आपने जब तैयारी शुरू की तो आपको लगा आप साल भर में तैयार हो जाएंगी प्री के लिए? नहीं होता, उनका तो सिलेबस ही आप अच्छे से अगर करेंगे तो सिलेबस ही कवर। वो 1 साल तो आपका सिलेबस के साथ बीतने में गुजर जाता है, उसके बाद भी आपको ये याद नहीं रहता कि मुझे कुछ याद भी है कि नहीं। और जब आगे बढ़ते जाते तो पीछे का हाँ, छूटते चला जाता। वो साफ होता चला जाएगा। पहले 1 से सवा 1 साल आपको सिलेबस को समझने और कवर करने में लगता है। उसके बाद जब आप भिड़ के रिवीजन मोड में जाएंगी 4 महीना, तब आपको आत्मविश्वास आएगा कि हाँ भाई मैंने कुछ किया, अब प्रतियोगिता में हम खड़े हो सकते हैं। ये सच्चाई है। लेकिन नया खून, कोचिंग की भीड़ में नया खून होता है और नया खून को लगता है सब कुछ फटफट हो जाए। अच्छा, उनकी भी गलती नहीं है, वो कोचिंग प्रचार ही ऐसा करती हैं कि वो फंस जाते हैं उस जाल में। तो देखिए, एडीओ होने वाला है और मैं स्पष्ट बता दे रहा हूँ, उसके बाद बैच शुरू होगी, बिल्कुल होगी, और आप जैसा चाहें आप वैसा कर सकते हैं। लेकिन मैंने शायद आपको वास्तविकता बता दी है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि दम मार के अगर कोई 10-12 घंटे अभी भिड़ जाए, नहीं कर सकता, ऐसा भी नहीं है। लेकिन ऐसा करने वाले भी 193 पोस्ट में 1-2 ही होंगे, 1-2 ही होंगे। और वो 1-2 कैसे होंगे, वो जैसे पागल लोग होते हैं ना, पढ़ते हैं, आप बैठ जाते हैं 4-4, 5-5 घंटे कंसंट्रेशन मेंटेन रख के बैठ सकते हैं। कुछ होते हैं पागल, अपने स्कूल में भी पढ़े होगे तो देखे होगे कुछ जो हमारे, वैसे ही पढ़ता था। हाँ, उसको हम लोग सोते ही नहीं देखते थे। तो कुछ ही होते हैं, हम लोग पागल हो जाएंगे।
वो कुछ ही लोग होते हैं एकदम, मतलब वो उनको पढ़ाई से प्रेम होता है, वो पढ़ाई के कीड़े होते हैं ना। लेकिन क्या है आप लोग, ऐसा है आप लोगों का 8-8 10-10 घंटे आप लोगों की सीटिंग है जो आप वीडियो अभी नहीं है ना। हाँ, और ये 8-8 10-10 घंटे ऐसे नहीं आ जाता है कि अभी सोचा आज से अगरबत्ती जला के बैठ गया और 8-8 10-10 घंटा शुरू हो गया वीडियो के लिए, ऐसा नहीं होता है। ये एक प्रक्रिया है जो लंबी प्रक्रिया है, ये सिटिंग ऐसे नहीं बनती है ना। और किताब लेके केवल बोल दोगे कि किताब लेके बैठा हूँ बस, तो वो भी नहीं होता है, उससे भी नहीं होता है। तो आपकी कोई भी यार नौकरी आसान नहीं है, कोई भी नौकरी की तैयारी करो वो आपसे धीरज और पेशेंस मांगता है। आपको सबसे पहले उस सिलेबस को ख़त्म करने के लिए कम से कम कायदे से ख़त्म करने के लिए, समझने के लिए 1 साल 1 वर्ष लगता है। उसके बाद सेकंड मोड में जब आप बैठोगे, 4-6 महीना रगड़ के रिवीजन मोड में जाओगे, तब आप खड़े हो पाओगे प्रतियोगिता के लिए। यही सच्चाई है। कोई भी रिज़ल्ट आता है तो आप लोग रिज़ल्ट आता है तो रिज़ल्ट में देखते हो उम्र जो सेलेक्ट हुए, व्यापम को रिज़ल्ट और वो सब। आपको कोई मिलेगा 25-26 साल का कोई, वरना देखना 30 साल 32 साल 36 साल ऐसे उम्र वाले सेलेक्टेड दिखेंगे ना। अगर ऐसा होता तो आपको 22 साल वाले पूरा लिस्ट इसमें भरे हुए दिखाई देते एकदम, मतलब अभी शुरू किया है और मार दिया। तो ये बात। अब मैं बहुत सामान्य सी बातें करूँगा। मैंने बता दिया आपको वीडियो के बैच शुरू होगी, है ना। थोड़ा डिले भी कर सकते हैं क्योंकि चुनाव के चलते बच्चे बहुत मैसेज कर रहे हैं। चुनाव लास्ट फेज़ कब ख़त्म हो रहा है? अरे यार 23 बहुत लेट हो जाएगा। अभी आज कितना है? 16 है ना। नहीं शुरू कर देते हैं, वीडियो बनेगा, जो लेट आएंगे देखेंगे, है ना। शुरू कर देते हैं। अच्छा, तो अब ये देखिए ये क्या है। इस साल का CGPSC का पेपर किसी ने देखा है? नहीं देखे हो? देखे नहीं देखा? इस साल का जो CGPSC का जो पेपर रहा, देखो आप व्यापम की तैयारी कीजिए या फिर PSC की प्री की तैयारी कीजिए, आपको गहन अध्ययन करना पड़ेगा क्योंकि पैटर्न जो बदल रहा है, जो बदल चुका है व्यापम का। आपको अगर व्यापम भी तैयार करना है तो आपको PSC के स्टैंडर्ड से तैयार होना पड़ेगा, ये बात जान लीजिए। अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा, आप नए बच्चे हैं, नहीं देखा होगा तो आपको आइडिया नहीं होगा। लेकिन इस सरकार बदलने के बाद जो व्यापम के एग्ज़ाम हो रहे हैं वो भी PSC के स्टैंडर्ड पर जा रहे हैं। कूट वाले प्रश्न, जहाँ गहन अध्ययन से आपके प्रश्न बनेंगे। इस बात के लिए तो स्पष्ट हो जाओ, तैयार हो जाओ। वो क्या आप सोचोगे कि 1 लाइनर केवल, जैसे कुछ लोग सोचते थे व्यापम ईजी है तो 1 लाइनर पढ़ के काम चल जाएगा, तो वो अब नहीं चलेगा। आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी चाहिए और आपको इन डेप्थ जानकारी चाहिए व्यापम के लिए भी, चाहे वो 12th बेस्ड एग्ज़ाम हो, चाहे वो आपका ग्रेजुएशन बेस्ड एग्ज़ाम हो। तो ये भ्रम है, ये भी भ्रम है कि व्यापम की तैयारी अलग होती है और PSC की तैयारी अलग होती है, ये भी भ्रम है। लोग सोचते हैं कि PSC बड़ा एग्ज़ाम है तो उसका गहन अध्ययन चाहिए, व्यापम छोटा एग्ज़ाम है तो हल्की फुल्की तैयारी में हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। पहली बात। दूसरी बात कि PSC प्री और व्यापम का सिलेबस 80% जो व्यापम का सिलेबस है PSC प्री का सिलेबस है। 20% ही अलग आपको जाना पड़ता है, जैसे शामिल हो जाता है इसमें हिंदी इंग्लिश, व्यापम में शामिल हो जाता है जो प्री में नहीं होता। तो इसकी तैयारी आपको उस तरह से करनी होगी अलग। बाकी वो आपको जितना भी GS है जो है आपको PSC के स्टैंडर्ड से ही करना होगा। ये बात तो पहले अपने मन में बैठा लो, इस सत्यता को ग्रहण कर लो। हाँ, 12th बेस्ड जो व्यापम के एग्ज़ाम होते हैं वो थोड़े उसके लिए मिनिमाइज़ किया जा सकता है। जो PSC का स्टैंडर्ड है उसको मिनिमाइज़ किया जा सकता है कि 12th स्टैंडर्ड में क्या होता है, उस तरह के प्रश्नों की, कठिन प्रश्नों की, कूट वाले प्रश्नों की संख्या कम होती है ना। तो उसको थोड़ा मिनिमाइज़ किया जा सकता है। तो 12th बेस्ड व्यापम एग्ज़ाम जो होंगे उनकी बैच अलग चलेगी इस वर्ष से। ग्रेजुएशन बेस्ड व्यापम एग्ज़ाम PSC प्री, उसकी बैच अलग चलेगी। ठीक, पहली बात। दूसरी बात, जैसे आप लोगों से मैंने पूछा तो आप लोगों ने क्या एक शब्द सुनाई दिया, गवर्नमेंट जॉब। देखो, अगर जिसको सिविल सर्विसेज जिसका उद्देश्य होता है वो केवल सिविल सर्विसेज के लिए पेशेंस, धीरज और समय चाहिए। ये बात जान लीजिए आप। अगर आप PSC स्टेट सिविल सर्विसेज या UPSC के लिए आपने सोचा ही नहीं है,
आपके पास धैर्य नहीं है, आपके पास देने के लिए समय नहीं है, और वो सिंसेरिटी नहीं है कि आप आज से भिड़ेंगे 4-5 घंटा रेगुलर। आप पढ़ाई का आपको रूटीन सेट करना है, धीरे धीरे होगा, भले ही 1-1 घंटे से शुरू करेंगे, 5-6 घंटे, और फिर ऐसे 6 महीने में ऐसे आप बन जाइए कि आप 6 घंटे रेगुलर पढ़ाई कर सकते हैं। उसके बावजूद आप ये मान के चलिए कि जीवन के 3 से 5 वर्ष आपके लगने हैं इसमें, पीएससी में, सिविल सेवा में। ठीक, व्यापम की तैयारी करना चाहते हैं तो ये भी मान के चलिए कि आपके जीवन के 2 से 3 वर्ष, अगर आप कोताही नहीं करेंगे तब की बात कर रहा हूँ मैं। मतलब ऐसा हुआ कि कोई रेगुलरिटी नहीं है पढ़ाई में, कोई सिंसियरिटी नहीं है, 2 दिन किताब खुल रही है, 3 दिन किताब बंद रही, इस तरह की पढ़ाई में तो आप 10 वर्षीय योजना में चले जाएंगे, और तब भी कोई भरोसा नहीं है कि आपका होगा कि नहीं होगा। क्योंकि जितना समय आपका बीतता चला जाएगा, आपकी वो ऊर्जा, वो जोश कम होता चला जाता है। इस बात को समझ लो और जान लो, है ना। 21 वर्ष का बालक और 30 वर्ष, तो ये नो डाउट इसमें डिफरेंस है। 21 वर्ष में जो जोश, जो ऊर्जा होती है, जो शरीर की जो मतलब आपका आप ऐसा स्टेटस होता है, वो डिफरेंट होते जाता है जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अपवाद ऐसे भी नहीं है, अपवाद ऐसे भी मिले हैं कि साला 45 साल में पीएससी टॉप कर गए, ऐसे भी अपवाद हैं ना। लेकिन वो अपवाद कहा जाता है, उसको जनरलाइजेशन नहीं कहा जाता, वो अपवाद है। एक उदाहरण आपके सामने मिल जाता है, किया जा सकता है, अगर लेट शुरुआत हो तो भी किया जा सकता है। लेकिन मैं बता दूं आपको, ये आपको एक पक्ष की कहानी बताई जाती है। आपको 45 वर्ष की उम्र में गृहिणी ने किया टॉप, ऐसा हेडिंग मिलेगा आपको। आपको क्या लगता है, जब वो ग्रेजुएशन कर रही थी या ग्रेजुएशन के बाद वो भाटा थोड़ी पूज रही थी? रोटी बेलते बेलते अचानक 42-43 साल में ख्याल आया मैं पीएससी करूँ, आ गई? ऐसा नहीं होता है। तैयारी उसने पहले की हुई थी, फिर शादी ब्याह हो गया होगा, बच्चे हो गए होंगे, तो ब्रेक लग गया, फिर कोई घटना हो गई होगी तो जोश आ गया, फिर चालू हो गई। तब भी उसको 2-3 साल लगा, लेकिन 45 वर्ष की उम्र में टॉपर हो गई। तो ये मार्केटिंग जो होता है ना, वो आपको एक भ्रम में रखता है, आपको एक ऐसी कहानी आपके सामने रखता है जो सच्ची नहीं होती पूरी ना। तो ये बातें हो गई स्पष्ट। मैं कहना चाह रहा हूँ वो आप शायद समझ गए होंगे। अच्छा, बच्चों से एक बहुत बड़ी गलती होती है, अज्ञानतावश, या फिर वही कोचिंग जो है बैच, नई बैचेस चलानी होती हैं तो भ्रम में डाल देते हैं, नए बच्चों को प्रवेश ले लेते हैं क्रैश कोर्स में। और क्रैश कोर्स मैं बता देता हूँ 90% नए बच्चे ख़त्म हो जाते हैं। क्रैश कोर्स एक गलत शुरुआत एक छात्र जो कर सकता था उसे ख़त्म कर देती है। कॉन्फिडेंस गया मतलब आप खक गए भाई, गलत शुरुआत हुई, डिमोरलाइज हुए, कॉन्फिडेंस गया मतलब आप गए। ठीक, इसलिए मैं नए बच्चों को क्रैश कोर्स और वैकेंसी निकलने पे भागने के लिए मना करता हूँ, है ना। लेकिन फिर भी लोग सोचते हैं कि पॉजिटिव बोलो, पॉजिटिव बोलो, तो मैं बोल देता हूँ पॉजिटिव। पॉजिटिव ये कि 1000 बच्चे में एक बच्चे का सिलेक्शन हो सकता है, वो भी 10-12 घंटे यहाँ से रगड़ के पढ़े, तो यही पॉजिटिव ना। ये अगर आप सुनना चाहते हैं पॉजिटिव बोलो, पॉजिटिव बोलो, तो पॉजिटिव यही है। 1000 भी ज़्यादा कम बोल दिया ना, 5000 में एक, ठीक है। तो ये पॉजिटिव बोल दिया, मैं बता दिया आपको। 5000 में कोई एक होगा, वो भी पहले से ब्रिलियंट रहा होगा, बेसिक्स उसके क्लियर होंगे, गणित तो है नहीं एडीओ में, बेसिक्स उसके क्लियर होंगे, उसकी सिटिंग होगी 6-7 घंटे नॉर्मली, और जिससे वो बढ़ाकर अभी 10-12 घंटे कर देगा और 3 महीने में जगह बना सकता। क्लियर है? पीजीडीआरडी का ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, ये भी मैं बता देता हूँ। पिछली बार मात्र 13 लोग सेलेक्ट हुए थे जो पीजीडीआरडी थे, बाकी जितने सेलेक्ट हुए थे मैं बता दूं वो पीएससी के सब जले भुने छात्र, वही सब एडीओ में चले गए थे, वही ले गए थे। ठीक, अब एक और बात, हम तैयारी कर लेते हैं, सिलेबस हो गया हमारा, है ना।
हमने रिवीजन कर लिया, उसके बावजूद जब हम पीएससी प्री एग्ज़ाम में बैठते हैं, जाकर बैठते हैं, तो हम एक नया अनुभव सीखते हैं। वहाँ उस एग्ज़ाम हॉल के कंडीशन में आपसे बहुत सारी गलतियाँ होती हैं, बहुत सारी गलतियाँ होती हैं, है ना। हम चाहे जितना वीकली टेस्ट और ये वो ले लें, लेकिन वहाँ जाओगे एग्ज़ाम हॉल में, जब बैठोगे आप एग्ज़ाम निकालने के लिए, आपसे बहुत सारी गलतियाँ हो जाती हैं। गलतियाँ कैसे हो जाती हैं? जैसे अभी का पीएससी का प्री मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे ही वो एग्ज़ाम का पेपर मेरे पास पहुंचा आया, तो आपको पता है दुनिया भर के कोचिंगें तुरंत वीडियो बनाती, क्योंकि उस समय वो वीडियो यूट्यूब में खूब देखा जाता है। लोग एकदम मॉडल आंसर देखना है, कट ऑफ क्या होगा, उत्सुकता, है ना। और अधिकांश छात्र क्या कट ऑफ होगा, इतने नंबर में हो जाएगा, ये लेकर एग्ज़ाम में बैठते हैं, दिमाग में लेकर बैठते हैं। हाँ भाई 137 में हो रही, मतलब 137 अगर मोर नहीं आई, 130 प्लस तो मोर नहीं होगी प्री में, यही दिमाग में बैठ जाता है लोगों के। और मैं अपने बच्चों को हमेशा ये कहता हूँ कि कट ऑफ का तो आपको दिमाग में होना ही नहीं चाहिए। आपको पूरी सिलेबस बढ़िया से तैयार करना है, वीकली टेस्ट देना है, वीकली टेस्ट की चुनौती लेनी है, और बढ़िया एकदम सिलेबस को पूरा तैयार करके आपको टेस्ट देना है और परफॉर्म करने की कोशिश करनी। बस यही एक चीज़ उम्मीद करता हूँ बच्चे से, रेगुलर आए, वीकली टेस्ट होता है संडे को, वीकली टेस्ट दे और वहाँ पर कट ऑफ क्लियर करने की कोशिश में रहे। बस यही छोटा सा आपका रोल होना चाहिए। फिर साल भर बाद आप इतनी सिंसियरिटी रखो, साल भर बाद आप कैसे तैयार हो जाओगे आपको पता भी नहीं चलेगा, इतनी सिंसियरिटी। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता बच्चा कमज़ोर है, सामान्य है, तेज रहा है, वो भिड़ा रहेगा, साल भर वो रूटीन मेंटेन करेगा, सिंसियर रहेगा, सप्ताह भर क्लास करेगा और वीकली टेस्ट में परफॉर्म करने की पूरी तैयारी करके परफॉर्म करने की कोशिश करेगा। यही है मूल मंत्र आपका, इसी से आप सेलेक्ट होगे। और कोई आपको ना कोई विशेष अमृत की ज़रूरत है ना कुछ, ये कुछ नहीं चाहिए आपको, केवल इतना ही चाहिए। इतना करने लग गए तो आप सब कुछ कर सकते हो जो आप सोच सकते हो, और अगर आप ये नहीं कर सकते तो आप चाहे जो सोच लो आप कुछ नहीं कर पाओगे। जैसे आप शादीशुदा हैं, मैं आपको बोलूँगा कि आप पढ़ाई को कंटिन्यू आप इस फील्ड में तब आइए जब आपके पास क्लास करने की फ्रीडम हो रेगुलर, और दूसरा क्लास करने के पश्चात घर में कम से कम आप पहले तैयारी अगर कर चुकी हैं, आप एकदम बिल्कुल भी क्रूड ज़ीरो नहीं है, मतलब आपको आइडिया होगा थोड़ा, तो 3 घंटे यदि आपके पास रेगुलर देने के लिए अगर है तभी तैयारी कीजिएगा, वरना फिर कोई मतलब नहीं है। फिर वो फिर क्लास करने की या कोचिंग करने की खाना पूर्ति होगी, बस यही होगा, है ना। दूसरी गलती, बहुत सारे बच्चे पीएससी ही करना चाहते हैं, लेकिन उन लोगों से एक दूसरी गलती क्या होती है मैं बताता हूँ। बच्चों ने पीएससी की तैयारी शुरू की, चाचा बोल दिया साथ में पीजीडीसीए कर ले, बीएड कर ले, तो दुनिया भर के दिमाग देने वाले आते हैं। उस बच्चे ने सोचा है पीएससी करना है मुझे, और पीएससी करना है तो फोकस आपका केवल उधर ही होना चाहिए। साथ में पीजीडीसीए की क्लास जा रहा है, साथ में टाइपिंग की क्लास जा रहा है, मतलब क्या कर रहा है कि अपना जो पूरा फोकस क्या हुआ उसने बांट दिया, फोकस बांट दिया। अब कहीं भी जाओगे भाई, दिन में आपका एक रूटीन है, 8 घंटे सोओगे, थोड़ा फ्रीडम चाहिए, दिमाग को रेस्ट चाहिए, फिर फोकस पीएससी से, तो पीएससी फोकस मांगता है आप, फिर उसके बाद आपने अपना समय बांट दिया, पीजीडीसीए कर रहे हो, है ना, बीएड कर रहे हो, यही से गड़बड़ाता है मामला। तब आप पीएससी नहीं कर रहे हो आप, तब आप पीएससी नहीं कर रहे हो आप, तब आप सोच रहे हो कि किसी तरह कोई छोटी मोटी नौकरी मिल जाए, और जब आप सोच रहे हो छोटी मोटी नौकरी मिल जाए तो आप पीएससी कर भी नहीं सकते। एक वो एटीट्यूड होता है, पीएससी करना है मतलब केवल पीएससी करना है, सिविल सेवा ही चाहिए, बड़ा चाहिए, तब आदमी उसमें उसी लिए भिड़ता है, उसी में फोकस रहता है, भिड़ता है। और जब बच्चा ये सोचने लग जाता है साला कुछ भी मिल जाए, तब समझो वो पीएससी नहीं कर रहा है। एक बात तो जान लो, ठीक। अब आ जाता हूँ पीएससी, चलो पीएससी को हटा देते हैं। अब आप जिसमें 90% बच्चे सोचते कोई नौकरी मिल जाए, पहले कोई नौकरी ना, कोई नौकरी बोले तो शिक्षक भर्ती, शिक्षक, और उसमें भी शिक्षक भर्ती के लिए ज़्यादा क्रेज़ हमारे यहाँ,
पोस्ट वैकेंसी बहुत ज़्यादा आती है, जब आती है तो ना, वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, और किसी की वैकेंसी उतनी ज़्यादा आती ही नहीं है स्टेट गवर्नमेंट में जितनी उसकी आती है ना। तो आए 30,000 या 10,000, 8,000, 10,000 इतनी वैकेंसी आती है, और बीएड किए हुए में से ही होंगे, बीएड डीएड किए में से होंगे ना। तो ये भी आसान नहीं है, बीएड डीएड किए हुए भी 3, 4, 5 वर्षों में इतने हो चुके, तो अब उसमें जो सीरियस होकर तैयारी करेगा वही जगह बनाएगा। उसमें भी तो छटेंगे ना, जो नॉन सीरियस होंगे, जो ठीक से पढ़ते नहीं, छटेंगे ना, बीएड डीएड किए हुए में से भी छटेंगे। लेकिन मैं बता दूं, मैंने अभी सीजी टेट और बीएड का एग्ज़ाम देखा सरकार बदलने के बाद, स्टैंडर्ड बढ़ गया उसका, बहुत उसका स्टैंडर्ड बढ़ गया। इसका मतलब ये है कि आप टाइम पास करने वाले भी शिक्षक भर्ती में जगह नहीं बना पाएंगे, अब आपको उसके लिए भी गहन अध्ययन चाहिए। कूट वाले प्रश्न मैंने देखे सीजी टेट, तो ये हिंट दे दिया है सरकार ने कि अब आप ये शॉर्टकट तरीके से 3, 4, 5 महीना, 6 महीना में ऐसे करके वन लाइनर पढ़ के आप एग्ज़ाम नहीं निकाल पाओगे, आपको गहन अध्ययन चाहिए। ठीक, अब बहुत सारे पीएससी के छात्र बेचारे 2-3 साल से दे रहे हैं, प्री नहीं निकल रहा है, तो वह बीएड करा थे कि साला इधर तो नहीं लग रहा है, बीएड कर लेता हूँ, तैयारी तो हो ही गई है, शिक्षक भर्ती में ट्राई करेंगे ना। तो इस तरीके से हर जगह कंपटीशन हाई होगा, इस तरीके से, समझ रहे हो। मेरे कुल निचोड़ ये सब कहने का ये है, पीएससी करना है तो केवल पीएससी करो, समय दो अपने आप को, समय दो। लेकिन समय देने का मतलब ऐसा नहीं है देने के लिए, मैं बोलने के लिए हो, मैं 4 साल से करा तो तैयारी, या फिर पीएससी इसलिए भी ना करो कि विवाह के बाद अपने बच्चों को बता सको कि अबे तो हमको सिखा, हम भी पीएससी की तैयारी किए हुए हैं, है ना। या फिर विवाह के लिए मतलब अपने समाज में जाके बेटा कहा कर रहे थे, तो हमारा बेटा पीएससी की तैयारी कर रहे थे, वहाँ डींग हाँकने के लिए, है ना। या फिर लड़कियां, अक्सर लड़कियों के माँ बाप को अच्छा लगता है कि सगा होगा ही तो हमार पूरी पीएससी की तैयारी करे, वो भौकाल बनता रही लड़की, मतलब एकदम तेज है ना। हाँ, पीएससी करना है तो केवल पीएससी करो, और व्यापम करना है तो केवल व्यापम। लेकिन व्यापम भी करना है तो आपको पीएससी के स्टैंडर्ड से ही तैयारी करनी है, इस बात को आप समझ लो और जान लो। ठीक, फिर अगला चीज़, अगला ये कि चाहे व्यापम की तैयारी करो, चाहे पीएससी की तैयारी करो, चाहे बैंकिंग की तैयारी करो, तैयारी नौकरी की करो, छोकरी की नहीं ना। ये अक्सर 90% लड़कों का दिक्कत ये है कि ये साले उसी समय इनको इश्क मोहब्बत बहुत होता है, जब तैयारी करने का समय है तो प्रेम हो जाता है सालों का, अभी पिछवाड़ा धोना आया नहीं, प्रेम हो जाता है ना। ये कुछ नहीं होता प्रेम रेम, ये चूतिया बनाने के तरीके हैं, बता देता हूँ तुमको। अभी तुम लोगों की एज में तुम लोगों को लगता है अरे वाह सर कैसे कैसे बोला थे, नहीं प्रेम होता है ना, पायस लव होता है ना, नहीं होता ऐसा कुछ भी नहीं होता, भ्रम है आपका। इस दुनिया में केवल होता है लस्ट। अब बड़े होते हो, आपकी बायोलॉजिकल नीड है, हार्मोनल चेंज आता है और आपको एक ऑपोजिट सेक्स की आवश्यकता महसूस होती है, और द रीज़न बिहाइंड दैट इज ओनली सेक्स। हाँ, ऐसे तो देख लो, आप घर में कुकुर पाल लो, रोज आपको दिखेगा तो आपको कुकुर से भी लगाव हो जाता है, नहीं दिखेगा 2 दिन तो आपको अधूरापन लगेगा। बस ऐसा वहाँ भी होता है, मियाँ बीवी या जो होते हैं ना, आप रोज़ मिल रहे हैं, 2-4 दिन नहीं मिली तो बुरा लगेगा। या फिर ऐसा लगता है कि अरे मोर प्रॉपर्टी है, फिर कहीं और शादी हो रही होती तो हम पर पगला जाते, नहीं ऐसा नहीं, अधिकार मेरा था, है ना, बुकिंग मैंने कराया था, रजिस्ट्री कोई और कर रहा है। तो आपको तब वो अफसोस होता है, असल में आप उस समय जिद में होते हो, ऐसा कुछ नहीं है।
आपका विवाह होता है, आपको उसी से प्रेम हो जाएगा, आपको उसके साथ रहोगे साल, 1.5 साल, 2 साल, आपको उससे लगाव हो जाएगा, लगाओ, आपको वो लगेगा उस, अगर वो नहीं होगा, नहीं होगी तो आपको अधूरापन लगेगा, आप उसको मिस करोगे, बस इतना ही होता है। तो इस उम्र में जब पिछवाड़ा धोना नहीं आता ना, आप लोग प्रेम का मतलब जानते भी नहीं हो, लेकिन प्रेम सबसे पहले होता है साला, ये नहीं करना, ये आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। आप यहीं से आप चाहे पीएससी हो, व्यापम हो, बैंकिंग हो, कुछ भी हो, ये लफड़े में पड़े मतलब आप 99.9% आप लैला या मजनू बनोगे, अधिकारी नहीं बनोगे। अच्छा, आजकल लैला मजनू नहीं बनते लोग, आजकल समय बदल चुका है। वो मेरे ज़माने में था, 90s और 2000 में होता था, है ना किरण, तो सिर्फ मेरी है, वो तब मेरा ज़माना था और मेरे से गलती हो गई, मैं उस ज़माने में था। आपका ऐसा कुछ है ही नहीं, तू नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही, और एक साथ 3-4 भी सही। हाँ, मंडे ट्यूसडे ऐसा मीनू बना हुआ है अलग अलग। और आजकल तो वो ब्रेकअप्स का सॉन्ग भी आ गया है, पार्टी होता है ब्रेकअप के बाद ना, ब्रेकअप का पार्टी होता है ना। हाँ, और कोई नहीं, आजकल लैला मजनू नहीं बनते, लेकिन ये जो चलन चल निकला ना, इससे चरित्र कमज़ोर होता है ना। एक लड़की जिसको इस दौर में है जहाँ पर आपके वेब सीरीज़ और इन सब लोगों ने बिगाड़ रखा है, आपको लगता है कि ये रिश्तों की वैल्यू ख़त्म हो गई। यहाँ आज ये है, कल आकाश है तो कल राहुल है ना, परसों जो है राजीव है, तो ये आपका चरित्र खराब कर देता है, आप जीवन भर भटकते रहोगे इसी तरह, कभी स्थायित्व नहीं होगा। आपका विवाह हो जाएगा तब भी आप किसी और को खोजते रहोगे, चरित्र खराब होता है इससे। मैं ये नहीं बोलता। और दूसरी बात, बड़ी बात ये है कि भैया जिस समय पढ़ाई करना है पढ़ाई कर लो ना यार, जब कुछ हासिल कर लो उसके बाद बढ़िया ट्रेनिंग में जाना, डीएसपी का ट्रेनिंग करना, वहीं पर पसंद कर लेना, बढ़िया है तो बढ़िया लग रहा है, सीधा जाओ एकदम सीधा, ये तो मेरा पसंद है, मैं भी डीएसपी, तू भी डीएसपी, शादी कर दे, शादी करेगा क्या, बोल हाँ तो मम्मी पापा मिलते हैं, बोला फिक्स करते हैं डेट, स्टाइल से साला, एटीट्यूड से। ये कौन सा मूर्खतापूर्ण साइकिल लेके, गाड़ी लेके आवारों की तरह साला लड़की के घर के चक्कर लगा रहे हो, घर तक छोड़ने जा रहे हो, ये सब लफूटो आवारा लोगों का काम है ना। ऐसा करने वाले आप जीवन के साथ अपने खेल रहे हो, आप अपने फिर आप आगे चलकर अपना जीवन संवारोगे नहीं, बेकार हो जाओगे। पेशेंस रखो, धीरज रखो ना, इसका काम है केवल ब्लड को पंप करना। ये सोचता नहीं है मैं दिल से तुम्हें प्यार करता हूं, अबे ये क्या होता है, ये ब्रेन है ये तुम्हारा, ये केवल ब्लड पंप करता है, हार्ट, सब कुछ यही होता है, फितूर यही है ना। इसको ब्लड ही पंप करने दो, ब्लड पंप करने दो, इसमें किसी को बसाओ मत, नहीं तो वो ब्लॉकेज कर देगा, हार्ट अटैक की संभावना है। मेरा कहने का अर्थ ये, इससे बचो, इससे बच गए आप तो आप 90% सही रास्ते पे चल रहे हो। आपका ऊर्जा केवल पढ़ाई की ओर लगेगा, बटेगा नहीं, और आप अच्छे से अच्छा रिजल्ट, अब चाहे जैसा भी रहे हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 12th में आप कमज़ोर रहे हो, एकेडमिक रिज़ल्ट आपका कमज़ोर है, ग्रेजुएशन का रिज़ल्ट आपका कमज़ोर, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई। अगर आप कमज़ोर हो तो फिर से एकदम क ख ग घ से शुरू करो, और कायदे से, मतलब अब भिड़ के, फोकस आपका बना रहे, रेगुलरिटी बनी रहे, और बस इतना ही अंतर होगा कि अगर आप पहले कमज़ोर रहे हो तो आपका बेसिक कमज़ोर है, तो अगर मान लो किसी का बेसिक स्ट्रॉन्ग है तो वो रिज़ल्ट 2 साल में ला पा रहा है, तो आपको 3 साल लगेगा। अंतर इतना ही आता है बस। लेकिन कर हर वो स्टूडेंट सकता है जो सिंसियर हो जाए, तैयारी शुरू करे, फोकस उसका केवल तैयारी में हो, है ना। इधर उधर जो डाइवर्ट करने वाली चीज़ें हों, जैसे फ्रेंड सर्कल, कहीं पर बैठ के गपशप 4-5 घंटे, सिगरेट दारू गांजा चल रहा है, वहाँ बैठा हुआ है, नहीं है वो, फिर दूर हो रहा है, वो नहीं कर पाएगा। ऐसे फ्रेंड सर्कल छोड़ो, और ये बाबू सोना वाला चक्कर छोड़ो ना। आपका फोकस पढ़ाई में रहेगा, बढ़िया नींद लो, बढ़िया भोजन करो, और एक रूटीन में पढ़ाई तभी संभव हो पाएगी।
ऐसा करने लगो, तुमको खुद ही एहसास होगा 1.5-2 साल में आप पुनिज भगवान हो। खुद भले आज अपने आप को कमज़ोर या गधा समझते हो, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है। कोई भी गधा या ब्रिलियंट पैदा नहीं होता पेट से। हम आते हैं दुनिया में, आते हैं दुनिया में, हमारे ब्रेन का इस्तेमाल जितना आप करते हो, आप कुछ बच्चों ने स्कूली जीवन में ही सीख लिया है सही पढ़ने का तरीका, रेगुलर पढ़ने का तरीका, है ना, फोकस बनाया रखा हुआ है, तो ब्रिलियंट हो गए वो बच्चे। और आप उस समय ऐसा नहीं कर पाए हो, खेलने कूदने में इधर उधर ज़्यादा समय बिताए हो, तो आप ब्रिलियंट नहीं कहलाए। लेकिन अब वैसा करना शुरू कर दो जो ब्रिलियंट बच्चे करते हैं, तो आप भी ब्रिलियंट हो जाओगे 2-3 साल। ठीक, चलो मुद्दे पर आता हूँ। डर का समाधान क्या है? डर का समाधान केवल पढ़ाई, फोकस के साथ पढ़ाई। डर सबको लगता है ना, डर सबको लगता है, लेकिन डर के बाद ही जीत है। डरोगे, वो जो बोलता है मेरा डर नहीं लागे तो वो मंगल ग्रह चल दे, कोई ग्रह उसके लिए नहीं है। ठीक, इस डर का एक ही समाधान है, ईमानदारी से फोकस पढ़ाई, रेगुलरिटी पढ़ाई में, सिंसियरिटी, है ना, इतनी ही चाहिए। और जितने डाइवर्ट करने वाली चीज़ें उसको अपने जीवन से छांटना शुरू कर दो। ठीक, पूरा सिलेबस खत्म कैसे करें? कुछ नहीं, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, पूरा सिलेबस खत्म कैसे करें। पूरा सिलेबस खत्म करने का ये है कि जो बच्चे कोचिंग कर रहे हैं तो क्लास के साथ चलो और टेस्ट दो, ख़त्म करते जाओ सिलेबस। फिर विषय ख़त्म होगा तो क्लास में आपको फिर मेगा टेस्ट भी होगा, आपको बता दिया जाएगा। तो मतलब वो विषय जब ख़त्म हो गया तो फिर से एक बार फिर से आपको एक मौका रहेगा ना, क्योंकि 90% बच्चे केवल दबाव में काम करते हैं, ये भी एक सत्य है। कोई पीछे आपके धक्का देने वाला होना चाहिए। अगर आप पढ़ते जाओ, सपाट होता चला जाएगा, सपाट होता चला जाएगा ना, तो समय समय पर, जैसे विषय ख़त्म हुआ, मान लो विषय लंबा है, 1.5 महीना, 2 महीना, 2.5 महीना लगा, लेकिन तब तक पीछे का साफ ना हो जाए तो 2 महीना 2.5 महीना फिर से आपको बता दिया विषय ख़त्म होने वाला है, मेगा टेस्ट, फिर से रिवाइज करो और टेस्ट दो। एक ये, अगर आप स्वाध्याय कर रहे हो, स्वयं से सिलेबस की अच्छी समझ लो, सिलेबस अपने सामने चिपकाओ, अच्छे कंटेंट इकट्ठे करो, और रेगुलर जो है एक एक विषय, दिन में 2 विषय पकड़ सकते हो, एक एक विषय खत्म करो, खत्म करने के बाद दूसरा विषय मत पकड़ो, फिर से रिवाइज करो, फिर से उस विषय को एक बार और रिवाइज करो। अच्छा, अब इस सिलेबस खत्म करने के अलावा एक बहुत बड़ी चुनौती है जो बच्चों को पेन कौन रहा? देखिए, जब आप तैयारी करते हैं तो आपने तो नो डाउट आपने साल भर भिड़ के तैयारी की है ना, और वैकेंसी आ गई। वैकेंसी आने के बाद अब आपको पूरी जो आपकी तैयारी है उसको सम अप करना है। सम अप करना है मतलब 2.5 महीना 3 महीना सम अप करना है, मतलब आप रिवीजन मोड में ही होगे तो, है ना। और 90% बच्चे वैकेंसी आती है तो तैयारी शुरू करते हैं, इनका नहीं होगा। होगा किनका? जो तैयार है और अब वैकेंसी क्लियर हुई तो अब वो रिवीजन मोड में है, रिवीजन मोड में है, इन्हीं का होगा, इन्हीं का होगा। ठीक, तो इस दौरान अब देखो आप, एक क्या होता है, आपको रिवीजन मोड में आपको समय कितना मिलता है? 2 से 3 महीना, कहीं 4 महीना, ऐसा ही मिलेगा समय। इस दौरान की समस्या बता, इसके पहले क्या क्या चीज़ें होती हैं। इस समय स्टूडेंट इससे पहले पूरे सिलेबस की तैयारी करके बैठा होता है, पूरा सिलेबस कवर करके बैठा होता है, एक बार हो चुका है। दूसरी बार, अब ये दूसरी बार फर्स्ट रिवीजन, इसका फर्स्ट रिवीजन मोड भी हो चुका है। फर्स्ट रिवीजन मोड इस समय, ये वैकेंसी निकलने से पहले की बात कर रहा हूँ, यह हो चुका है। और ये फर्स्ट रिवीजन मोड के दौरान एक सेलेक्ट होने वाला छात्र करता क्या है? इस दौरान वो सारे सब्जेक्ट्स के
शॉर्ट नोट्स बनाता है, शॉर्ट नोट्स बनाता है। अब ये शॉर्ट नोट्स क्या होता है? बहुत सारे बच्चों को इसमें भी तकलीफ है कि ये शॉर्ट नोट्स क्या होता है। तो शॉर्ट नोट्स ये होता है, जैसे मान लीजिए आपने पॉलिटी की तैयारी की है, और पॉलिटी के जो, चाहे मैंने दिया हो, चाहे आप किताब की बात करो, चाहे आप जिस कंटेंट से आप तैयारी करते हो, जैसे मैंने अगर आपको उस पॉलिटी को, पूरी पॉलिटी गहन अध्ययन आपको दिया है कंटेंट, और यहीं से पढ़ना है आपको, ये 200 पेजेस की है, ये 200 पेजेस का ये नोट्स है। इस दौरान ये इस समय आपने 200 पेज की गहन अध्ययन तैयारी किया, अब आप सेकंड रिवीजन मोड में हो, आप फिर से 200 पेज ये पूरी पॉलिटी की फिर दोबारा रिवीजन करोगे। लेकिन इस दौरान आपका ये 200 पेज का ये पॉलिटी का नोट्स कितने में, शॉर्ट नोट्स में आ जाएगा? 20 पेज में। कितने पेज में? 20 पेज। अब ये 20 पेज में कैसे आएगा? जब आप पॉलिटी की तैयारी कर रहे होगे, जब आप पहली बार में आपने तैयारी की, जब आप दूसरी बार रिवीजन किया, तो आपको देखिए, जब हम हर बार जब पढ़ते हैं ना, हर बार, जैसे एक किताब है हमारे पास, इसको हम पहली बार पढ़ेंगे, सब समझ जाओ, पहली बार पढ़ेंगे तो केवल इसकी 10% चीज़ ही हमारे परमानेंट माइंड में जाएगी, मतलब वो चीज़ हम कभी नहीं भूलेंगे, 10% चीज़ हमारे परमानेंट माइंड में चली जाएगी। जब दोबारा रिवीजन करेंगे तो 30% इसकी हमारे परमानेंट माइंड में चली जाएगी, हमेशा वो नहीं भूलेंगे हम, हमेशा रहेगा दिमाग में। जैसे अकबर का बाप कौन है, जहांगीर का बाप कौन है, तो इस तरह की कुछ चीज़ें 30% हमारी दूसरी रिवीजन में परमानेंट माइंड में चली जाएंगी। तो आप जब दूसरी बार में आए तो आपको ये एहसास हो गया ये चीज़ें परमानेंट, ये तो अरे कखा कखा है, ये याद है मेरे को। अब इस दूसरे रिवीजन के दौरान आप देखोगे कि कहाँ कहाँ आप भूलते हो, कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक मैंने बताए, VVIP जहाँ से क्वेश्चन आते ही हैं उनके शॉर्ट, अब पूरा एकदम बड़े बड़े शब्दों में नहीं, पूरी बड़ी बड़ी लाइन में नहीं लिखोगे, शॉर्ट में अपनी समझ के लिए जो आपको तुरंत रिकॉल कर दे। शॉर्ट में इस 200 पेज को आप इस प्रकार से कितने पेज में बना दोगे? 20 पेज। आपका हर विषय का शॉर्ट नोट्स तैयार होना चाहिए इस मोड में, हर विषय का। पहली बार में आप जब मेरे साथ तैयारी करोगे और उस समय शॉर्ट नोट्स बनाने की कोशिश करोगे ना, अच्छी आदत है, जितना लिख सकते हो शॉर्ट नोट्स बना, बढ़िया है। लेकिन इस समय आपका शॉर्ट नोट्स वो सॉलिड नहीं बनेगा, लेकिन बनाते हो तो अच्छी बात है। इस समय बनाओगे, हो सकता है आपको सब इम्पोर्टेंट लगेगा, 50 पेज का बन जाएगा, 100 पेज का बन जाएगा, लेकिन दूसरे फेज में अपने आप रिड्यूस हो जाएगा। और आप अब जब यहाँ आओगे, ये इधर, अब ये 3 महीने में आपको रिवाइज करना है ना, 3 महीने में आप इन्हीं जो शॉर्ट नोट्स बनाए हो ना, इनको सॉलिड तैयार करोगे। आपका मेन नोट्स भी साथ में होगा, क्योंकि जहाँ जहाँ मिस होगा आप वो चीज़ें भी देखोगे। इसको सॉलिड तैयार करोगे और इस दौरान कम से कम 3 बार रगड़ डालोगे इसको, यही रिजल्ट देगा आपको, रगड़ डालोगे आप। अब बताता हूँ तुमको, मैं ये बातें सबको बताता हूँ, ऐसा नहीं है कि कुछ बच्चे शॉर्ट नोट से नहीं बनाते, उनका नहीं होता, लेकिन वो बहुत कम होते हैं बच्चे। वो बच्चे इतने शुरुआत से इतने ब्रिलियंट होते हैं कि वो लोग क्या करते हैं, किताबों में ही मार्क कर लेते हैं, वो कभी शॉर्ट नोट से नहीं बनाते। लेकिन ऐसे बच्चे 1 लाख में 1 आख ही होते हैं, वो भी बहुत ब्रिलियंट है, समझ जाओ, वो IIT और नीट ये सब क्वालिफाई करके बैठा हुआ है ना। मैं बात कर रहा हूँ उन सामान्य बच्चों की, एवरेज बच्चों की, जो कमज़ोर बच्चे हैं, जो अब जागे हैं और अब कुछ करना चाहते हैं, तो वो ये तरीका अपनाएंगे, तब आएगा रिजल्ट आपका। ठीक, मैं ब्रिलियंट बच्चों को पढ़ाने के लिए कोचिंग नहीं चलाता कि बहुत सारी भीड़ इकट्ठी कर लूँ, 2-4 ब्रिलियंट बच्चे आएंगे वो तो कर ही लेंगे, है ना। कोई किसी भी कोचिंग में 90% बच्चों की भीड़ वो होती है वीक स्टूडेंट्स की और एवरेज स्टूडेंट्स की, लेकिन वो कोचिंग इन बच्चों को थोड़ी देखना चाहती है। वो तो केवल नंबर गेम खेलते हैं कि भाई हम मार्केटिंग कुछ इस प्रकार से करें कि हमारे पास बच्चों की भीड़ आ जाए, और वो 10% जो अच्छे बच्चे हैं, जो मतलब पहले से अच्छे हैं, इन्हीं में से सेलेक्ट होगा, और फिर इन्हीं में से फ़ोटो दिखा दिया जाएगा, और उसके बाद फिर से अगला प्रचार करके इन 90% वीक और एवरेज बच्चों की भीड़ बटोर ली जाएगी। ये तरीका, मैं आपको वो तरीका बताऊंगा जहाँ से एक कमज़ोर और एवरेज बच्चा, ये 90% ये बच्चों की भीड़ होती है कोचिंग में, वो तैयार हो
और वो तरीका यही है। तो तरीका यही है। आप में से कोई ये मत समझिए कि अरे भाई मैं कमज़ोर हूँ, एवरेज हूँ, उन ब्रिलियंट छात्रों को कैसे पछाड़ूंगा। कुछ नहीं, इस तरीके से आप शुरू करो, 1.5-2 साल आपको, आप भटको मत, आप खुद आपको एहसास हो जाएगा कि जो आपसे बहुत आपके साथ जो ब्रिलियंट बच्चा कहलाता था आप उसको टक्कर दे रहे हो। तो ऐसा बनना है आपको। अगर आप ब्रिलियंट नहीं हो तो आपको ब्रिलियंट बनना है, उसके लिए ऐसे तरीके अपनाने होंगे। अब एक और चीज़, लोगों को रिवीजन का सही तरीका नहीं मालूम। देखो, पढ़ने का तरीका और रिवीजन का तरीका, आपके पास सप्ताह मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, ये 7 दिन है। और मैं आपको लंबी लंबी प्लानिंग, शेख चिल्ली वाली वो प्लानिंग नहीं, प्लानिंग में बोलता ही नहीं करने को। आपकी प्लानिंग, एक स्टूडेंट जो तैयारी शुरू कर रहा है उसकी प्लानिंग केवल डेली बेस की होनी चाहिए, डेली बेस और वीकली बेस, बस। ठीक, डेली बेस की तैयारी प्लानिंग ये है। मंडे टू फ्राइडे आपका रूटीन क्या होगा, आपने तैयार किया, टॉपिक तैयार किया, क्लास में हुआ या स्वाध्याय किया, आपने इसको बढ़िया से तैयार किया। पहली बार तैयारी कर रहे हैं आप, तैयार किया आपने, समझा, तैयार किया। अच्छा, इस दौरान सामान्य या कमज़ोर बच्चों को, जिनको मेमोरी की प्रॉब्लम होती है, भूल जाते हैं, ऐसे भूलते तो सबको ही हैं लेकिन वो ज़्यादा भूलते हैं, तो जिनको ये प्रॉब्लम है वो इस दौरान आप लिख लिख के याद करें, लिख लिख के, जितना लिखेंगे आपको, लिखना तो सबको चाहिए, लेकिन मान लो जो जिनको ये प्रॉब्लम होती है कि वो जल्दी चीज़ों को रिकॉल नहीं कर पाते या कंफ्यूज रहते हैं, तो उनकी उस प्रॉब्लम की सॉल्यूशन ये है, लिख लिख के याद करें, सॉलिड लिख लिख के याद करें। रफ कॉपी, पम्पलेट जो मिले लिखो, और जितना लिखो भर डालो उसको। आपने तैयार किया, अपने ब्रेन को चुनौती दो कि मैं बिना देखे आप क्या लिख सकती हूँ, लिख सकता हूँ, है ना। एक बार लिखो, 2 बार लिखो, आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी। लिख लिख के याद करो। पहले आपने दिन का आप काम कर लिया, भले आपने 2 विषय पढ़े, 2 विषय आपने आज काम कर लिया। रात में सोने से पहले, बिफोर योर स्लीप, सोने से पहले आप इसको फिर से एक बार रिवाइज करो, जो दिन में आपने तैयार किया रिवाइज करके ही सोना। अब नॉन सीरियस फेल होने वाले स्टूडेंट की खासियत बता देता हूँ मैं आपको, इसको स्किप कर जाते हैं। आपने तैयार, आप क्या करते हो, पढ़ते जाते हो, लेकिन आप उसका मंथन ही नहीं करते, तो भी आप गड़बड़ कर रहे हो, क्योंकि आप पढ़ते जाओगे, आगे बढ़ते जाओगे और चीज़ें साफ होती चली जाएंगी। ठीक, सोने से पहले रिवाइज कर लो। नेक्स्ट डे आएगा ट्यूसडे, नया टॉपिक आपने पढ़ा। नया शुरू करने से पहले ये जो आपने तैयार किया था ना, इसको 10 मिनट क्विक रिवीजन, जो आपने रात में आपने रिवाइज करके सोए थे, मंथन करके, ऐसे बेड पे लेटे हैं, मंथन कर रहे हैं, आपने आज क्या क्या पढ़ा है, मंथन किया आपने, इसको फिर से आप कॉपी पकड़ लो, रिवाइज कर लो। नया टॉपिक फिर से वही लिख कर तैयार कर लो, और ये जो नया टॉपिक है सोने से पहले फिर से रिवीजन। फिर बुधवार को आ जाओ, बुधवार को आपने नया टॉपिक ये जो पढ़ा ना, इसका 10 मिनट रिवीजन, और फिर नया टॉपिक पढ़ा, तैयार करो, न्यू टॉपिक, और इसको रात में सोने से पहले फिर से रिवीजन। फिर थर्सडे ये जो आपने तैयार किया है वेडनेसडे का, 10 मिनट यहाँ रिवीजन, और नया टॉपिक, न्यू टॉपिक हो गया ये न्यू टॉपिक, और सोने से पहले फिर से इसका रिवीजन। इस तरह से आप मंडे टू फ्राइडे तक चलो। आप कोचिंग नहीं कर रहे हो, स्वाध्याय कर रहे हो, कोचिंग कर रहे हो, यही तरीका फॉलो करो। अब आ गया शनिवार का दिन। शनिवार के दिन आपने सोमवार से लेकर शुक्रवार तक जितने टॉपिक तैयार किए हैं, इस दिन आप कोताही मत करना, ये आपका थोड़ा सा मेहनत वाला दिन रहेगा। शनिवार पूरा सप्ताह भर का एकदम सॉलिड इसको तैयार करो, पूरा मंडे से फ्राइडे का पूरा खेल यहाँ ख़त्म करो। आप कोचिंग कर रहे हो तो संडे को टेस्ट है, परफॉर्म करो यहाँ। ये रूटीन इस तरीके से आप नए बच्चे इस तरह से शुरू करेंगे। शुरुआत में प्रॉब्लम होगी, मुझे पता है प्रॉब्लम होगी। क्या है, अधिकांश बच्चों की सिटिंग की प्रॉब्लम ही, उनकी रेगुलरिटी की हैबिट ही नहीं है ना। 1 घंटा एकदम बैठना भी शायद उनके लिए चुनौतीपूर्ण हो, कोई दिक्कत नहीं।
आप 1 घंटे रेगुलर से शुरू करो, 1 घंटे रोज़ 1 घंटा अलॉट कर लो दिन का और 1 घंटे से शुरू करो, 1 घंटा एकदम रेगुलर समय निकाल लो। सबको पता है 24 घंटे में आपने बोर्ड एग्ज़ाम दिए, आपको पता है आप सवेरे उठते थे तो सवेरे दिमाग एकदम जल्दी जल्दी याद करता, आपका याद होता था, तो सवेरे का समय चूज़ कर लो। अब मैं ये बोलूँगा कि आपकी पढ़ने की हैबिट नहीं है, कॉलेज ऐसे खेलते कूदते बिता दिए हो, और मैं बोलूँगा कि 4 बजे याद होता था, अब रेगुलर 4 बजे उठो, तो वो जल्दी उठोगे भी नहीं ना। लेकिन उठ सकते तो बहुत अच्छी बात है। अगर सुबह आपको अनुभव है कि सुबह आपको तेज़ी से याद होता था तो कोई बात नहीं, 4 से 6 इस बीच में आप जितनी पढ़ाई कर सकते हो पढ़ाई कर लो, लेकिन इस रूटीन को तोड़ना मत। 4 से 6 आपने चुना है या 6 से 8 चुना है, आपकी मर्ज़ी, चुना है ना, तो कोशिश करना कि ये रूटीन ना टूटे। इस बीच में आपका बाबू सोना, दोस्त यार किसी कॉल आ जाए, नहीं जाना है ना। और पहली बात, कॉल आना भी नहीं चाहिए इस दौरान। क्यों? क्योंकि आपका मोबाइल फ़ोन होना ही नहीं चाहिए आपके पास। मोबाइल फ़ोन पास में रख के पढ़ते हो ना, नहीं, ये मोबाइल फ़ोन सबसे बड़ा एडिक्शन है। गांजा चरस से ज़्यादा बुरा नशा है ये स्टूडेंट के लिए। आप इसको बंद करके जब आपका पढ़ने का समय हो ना, स्विच ऑफ करके कहीं रख दो। और कौन सा प्रधानमंत्री का फ़ोन आने वाला है आपको कि बेचैन हो जाओगे कि साला पीएम का फ़ोन आएगा, मिस हो गया तो। इस समय अगर आप फ़ोन के लिए बेचैन हो ना, तो फिर मतलब किसका फ़ोन आने वाला है? हाँ, सोना बाबू का। नहीं, तब भी कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, तब भी कोई फ़ायदा नहीं वाला, तब भी आप फिर तो आप वो आपका प्रॉब्लम है ना, ये सोना बाबू आपका प्रॉब्लम पैदा कर रही है। इसलिए ये मोबाइल आपको उस समय आपके कमरे में होना ही नहीं चाहिए, स्विच ऑफ करके रख दो अपने, तभी आपका रूटीन सेट होगा। ऐसा करो आप सप्ताह भर तक। अगर आपने सप्ताह भर रूटीन फॉलो कर लिया है ना, तो आपको अच्छा लगने लगेगा। अब आप क्या होगा, आराम से आप इसको 1.5 घंटा कर लो, फिर सप्ताह भर फॉलो करो, फिर इसको 2 घंटा कर लो। एक सीटिंग 2 घंटा की आपको आदी हो गई, महीना भर 1.5 महीना में आप आदी हो गए, एक तो रूटीन सेट हो गया। अब आप दिन में एक और समय चूज करो जब आप जैसे दोपहर में खा के सो के उठ के या जैसा भी हो, या रात्रि में खाने से 2 घंटा पहले 1 घंटा, फिर इसके ये दूसरे रूटीन में इसको तो कंटिन्यू करो, 1 घंटा और रख लो दूसरे रूटीन में, इसको कंटिन्यू करो, फिर वो ऐसे बढ़ाते जाओ धीरे धीरे। इसको भी 2 घंटा सेट हो गया, मतलब दिन में आपका 2 शिफ्ट में 2-2 घंटा आ गया। और बहुत ही मतलब आप रिलीजियसली, आपको पायसली इसको फॉलो करना है। इस समय आपका दोस्त आ जाए, मुर्गा पार्टी के लिए दावत दे दे, तो भी अपने सीने पर पत्थर रखना सीखो। नहीं जाना साला, मेरे पढ़ने के टाइम में नहीं जाऊँ। जिस दिन इस प्रकार के स्टूडेंट हो गए ना, आपका 80% काम हो गया। शादी ब्याह बर्थडे पार्टी त्याग करना सीख जाओ अपने पढ़ने वाले समय में। 80% आप चल निकलो, सही रास्ते पे चल निकलो, ठीक, ये काम हो गया। फिर अगला जो किस्सा क्या है, अगला ये है, इसी रूटीन को फॉलो करो, धीरे धीरे आपको पढ़ने में मज़ा आने लगेगा। हम 99% स्टूडेंट सिर्फ मजबूरी में पढ़ते हैं, ये भी बता देता हूँ। मैं भी वैसा स्टूडेंट नहीं रहा भाई। अगर मेरे को कोई बोल दे कि जीवन में तेरे को नौकरी नहीं करना है, रोटी नहीं कमाना है, तो मैं तो केवल खेलता रहता, दिन भर घूमता रहता। मेरे को जीवन यापन करने के लिए हर 1 लाख रुपया को महीना अगर देता हो तो मैं क्यों पढ़ूंगा। आप लोग पढ़ रहे हो क्योंकि आपकी नीड है, नेसेसिटीज़ हैं, आवश्यकताएं हैं, क्योंकि आपको पता है कि करोड़ों अरबों की संपत्ति नहीं है हमारे पास ना। हमको जो है अपनी ज़रूरतें पूरी करनी है, अपने शौक़ पूरे करने। बहुत सारी अधूरी कहानियाँ, बाइक का शौक़ होगा, या किसी का भी शौक़ होगा, या कभी भाई मॉरिशस जाके घूम के आना, सिंगापुर जाके घूम के आना, पैसा लगेगा, हर जगह पैसा लगेगा।
और पैसा है नहीं आपके पास, और आपके जीवन फिर चलेगा कैसे? तो आपको सबसे जो रास्ता, बिना पूंजी का रास्ता आपको दिखाई देता है वो नौकरी। फिर एक रेगुलर मंथली एक सैलरी बन जाती है, आपकी बहुत सारी ख्वाहिशें पूरी हो सकती हैं। साथ में कुछ लोगों को पावर का चाहिए तो पावर के लिए पीएससी में जाओ, सिविल सेवा में जाओ, पीएससी यूपीएससी में, जहाँ सरकारी गाड़ी या बंगला भी मिले, और फिर कहीं जाओ तो थोड़ा भौकाल रहे। शादी ब्याह में मतलब देखे हो कई लोगों, अफसर लोगों को थोड़ा, इन लोगों का एटीट्यूड बदल जाता है। ऐसे देखना अफसर बनने से पहले और छोटू ऐसे ही चल रहा, और गाली गलौज से भी बात करते हैं लड़के लोग, तो देखे हो ना, एक दूसरे का नाम नहीं बुलाते साले, गाली से बुलाते हैं ना। लड़कों में एक खास एक मतलब है लड़कों की सर्कल। लेकिन जब अधिकारी बन जाएगा देखना, एक हाथ में ऐसे मोबाइल पकड़ा रहेगा, कहीं भी जाएगा तो ज़्यादा इधर उधर देखेगा नहीं, मिलेगा नहीं ज़्यादा लोगों से, जाएगा एकदम थोड़ा एटीट्यूड के साथ ऐसे बैठा रहेगा, थोड़ा इस तरह से निहारेगा, खाना खाएगा वरना निकल लेगा जल्दी से। तो अब ऐसा भी चाहिए भौकाल, मतलब जब आप कहीं जाओ तो आपको 10 लोग आपकी ओर निगाहें हो, ऐसा कुछ शौक़ रखते हो तो बड़ा करो, बड़ा सोचो ना। केवल जीवन यापन के लिए अगर भैया एक सोर्स हो जाए, एक रेगुलर सोर्स हो जाए, है ना, बढ़िया नौकरी होगा तो फिर बढ़िया बढ़िया रिश्ता आएगा। केवल इतना ही लिमिटेड सोचते हो तो फिर छोटी नौकरी के लिए प्रयास करो, और बिल्कुल फिर अगर भिड़ो तो उधर ही भिड़ो, बटो मत इधर उधर। क्लियर है? भिड़ो तो भिड़ो, आप सब में क्षमताएं हैं, बस, है ना। बस अगर ऐसा ना हो कि वो मेंटली इलनेस के साथ पैदा हुआ हो, जैसे वो होते हैं ना मेंटली रिटार्टेड लोग, अगर वो रहे तो आप सब में क्षमता है, आप सब सामान्य मानव हो, आप लोग सही शुरुआत करो, सही तरीके से पढ़ाई की शुरुआत करेंगे, आप सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है? तो ये जितनी चीज़ें मैंने बोली ना, यही है सच्चाई। यही करोगे तो हो सकता है, ये नहीं कर सकते तो फिर कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि आपको पछाड़ने के लिए ऐसा करने वाले भिड़े हुए हैं। आप ऐसा नहीं करोगे तो आप उन लाखों लोगों में शामिल हो जाओगे जो परीक्षा का फॉर्म भरते हैं। एक दिन परीक्षा वाले दिन घर वाले जो है बड़े उम्मीद से, बेटा परीक्षा देने जा रहा है, ये घी शक्कर खा ले, घी शक्कर खा ले। उनको क्या पता, को तो टाइम पास कर रहा है, घी शक्कर खिला लो चाहे दही खिला लो, कुछ नहीं होना है ना। ऐसा होता तो सभी तो घी शक्कर मेरे ख्याल से हमारे यहाँ खा के ही निकलते हैं, सभी सेलेक्ट हो चुके होते। नहीं, घी शक्कर खाने से नहीं होता उन्होंने ना। ये जान, आप उन ऐसा नहीं करोगे, आप यही चीज़ें करोगे तो आप उन चुनिंदा 100,000 लोगों में शामिल हो जाओगे जो सेलेक्ट होते हैं। नहीं करोगे जो चीज़ें मैंने मना की, अगर वो सब करोगे तो आप हर बार एग्ज़ाम भरने वाले, उन एग्ज़ाम का फॉर्म भरने वाले उन लाखों स्टूडेंट में शामिल हो जाओगे जो जिनका रिजल्ट में नाम नहीं होता। क्लियर है? अच्छा चलो पूछो, मैं लोरी वोरी थोड़ी सुना रहा हूँ एकदम साला, ऐसे सुन रहे हो जैसे। कोई सवाल है? सवाल ही नहीं है? कोई शिकायत जीवन से? पढ़ाई कैसे शुरू करें? तो यही है, पढ़ाई कैसे शुरू करें, नहीं शुरू तो करो। कैसे शुरू करना नहीं होता, किताब लो, किताब लो। अब और शुरू करने का, कोई भी प्रतियोगी परीक्षा शुरू करने का, अगर कोई स्वाध्याय से शुरू कर रहा है, सबसे बढ़िया तरीका होता है जो आप परीक्षा देने वाले हैं, आप उस स्तर के प्रश्नों, आप वो सॉल्व्ड पेपर लो। आता है अनसॉल्व्ड आता है, प्रश्न देखो। लेकिन आप केवल प्रश्न देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि वो प्रश्न कैसे आ रहा है, कहाँ से आ रहा है। आप वो टॉपिक पढ़ो, पहले एक बार पढ़ो, फिर प्रश्न देखो, तो आपका आइडिया हो जाएगा कि जो आप टॉपिक पढ़ने वाले हो उसमें आपको ध्यान कहाँ रखना है, किस तरह से नोट्स बनेगा। यही होता है। और इस तरह से आप तैयारी शुरू कर लो। जो कोचिंग नहीं कर सकते, आप इस तरह से तैयारी शुरू कर लो, ठीक। लेकिन अगर आप रेगुलर नहीं पढ़ते हो, आप में रेगुलरिटी नहीं है, तो अगर आप में रेगुलरिटी है, आप मोटिवेटेड स्टूडेंट, तो आपको कोचिंग की ज़रूरत नहीं है, आप स्वयं कर सकते हैं। लेकिन अगर आप में रेगुलरिटी नहीं है, आपको एक दबाव चाहिए, आप में वो सिंसेरिटी चाहिए जो मिस कर रहे हो आप,
तो आप क्या है कोई क्लास ज्वाइन कर सकते हो, क्लास ज्वाइन करोगे तो आपसे एक प्रेशर बना रहेगा, रोज़ आना है, क्लास करना है, वीकली टेस्ट देना है, तो एक प्रेशर, क्योंकि मैं जानता हूँ, मैं बिल्कुल जानता हूँ ये 90% से ज़्यादा बच्चे ऐसे होते हैं जिनको एक पीछे से पुश करने वाला होना चाहिए, तभी वो पढ़ते हैं, वरना नहीं पढ़ते। अगर आपको कोई बोलने वाला ही ना हो कि बेटा पढ़ ले, तो आप खुद बताओ, आप पढ़ते 10th 12th एक बोर्ड के एग्ज़ाम में? आपके घर में पापा या माँ कोई ना कोई पीछे, हाँ कुछ वे बहुत कम वो स्टूडेंट होते हैं जो स्वयं पे जिम्मेदारी लेकर, स्वयं मोटिवेटेड होकर खुद ब खुद करते हैं, उनको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती ना। लेकिन बाकी लोग ऐसे होते हैं जिनको कोई पीछे से प्रमोट कर रहा हो, बार में डर बनाया हुआ हो, दबाव बनाया हुआ हो, तभी वो पढ़ते हैं, वरना नहीं पढ़ते। अगर मेरे पिताश्री, मैं जिस तरह का स्टूडेंट था, मैं तो स्पोर्ट्स में ही बिज़ी रहने वाला हो गया था 10th के बाद से। अगर मेरे पिताश्री मेरे पीछे नहीं पढ़ते तो हो सकता है मैं कभी पढ़ाई करता ही नहीं। हर घर की लगभग यही कहानी है ना। तो सबका उद्देश्य, जैसे आप शादीशुदा है, आपके हस्बैंड क्या करते हैं? पेंटिंग का शौक है। पेंटिंग का शौक। तो फाइनेंशियली डिपेंडेंट होने के लिए तैयारी करना चाह रही हैं? उनको सपोर्ट हो जाएगा बस। और खुद का, हाँ ठीक। चलो और कुछ बोलो, और क्या क्या सवाल तुम्हारे मन में ही नहीं? कट ऑफ मैं बोला 200 पेजेस का बुक हम करते हैं, उसको 20 पेजेस में कैसे समाप्त करें? वो होगा, वो ऐसे नहीं होगा। वो जब आप एक बार पूरा टॉपिक तैयार कर लेंगे ना, जब दोबारा आएंगी तो आपको जो जो याद है, जो जो एकदम परमानेंट माइंड में चला गया, जो VVIP सेक्शन है जहाँ से क्वेश्चन आते हैं शॉर्ट पेजेस में। आपको ये तो पता नहीं होता ना सर कि कौन से इम्पोर्टेंट है, हाँ यही तो पता नहीं होता। अब जब जो सेल्फ तैयारी करते हैं ना, तो कोचिंग अगर मान लो सही डायरेक्शन है, एक्सपीरियंस है किसी को तगड़ा, तो वो आपको पढ़ाते पढ़ाते वो चीज़ आइडिया होने लगता है कि आपको कि ये इम्पॉर्टेंट है, इसमें इसको हल्का रखना है, ये एकदम यहाँ से प्रश्न आने वाला टॉपिक है, ऐसी चीज़ों को जगह देना है, हल्की वाली चीज़ें उसमें ही रहने दो, हल्की वाली चीज़ें जिसके चांसेस कम है। जैसे मैं पढ़ाते वक्त आपको बताता जाता हूँ कि इसका चांस 10% ही है, इसका चांस 30% है। तो जब मैं आपको बोलता हूँ कि 10% है, इसका मतलब जब आप पढ़ रहे हो 10% है, मतलब एक बार ध्यान से पढ़ के गुजर जाओ। जब मैंने कहा कि 20% है, मतलब उस टॉपिक को 2 बार ध्यान से पढ़ के गुजर जाओ। जब मैंने कहा 30% इसके चांसेस हैं, तो जब भी आप वहाँ पहुँचो उस टॉपिक में 1 2 3 बार पढ़ के 3 बार पढ़ो शुरू से लेकर और निकल जाओ। लेकिन जहाँ बाकी जगह नहीं बताया है, मतलब वो आपका इम्पोर्टेंट सेक्शन है, वो आपको बार बार उसको, मतलब आपको रुक के ठहराव के साथ लिख के आपको तैयार करना है। तो इस तरीके से मैं बताता जाता हूँ। तो इसका मतलब ये है कि मैं आपके पूरे 200 पेजेस में आपका 50 से 60 पेजेस तो मैंने एलिमिनेट कर दिया, ये अलग हो गया। मतलब ये आपको इसमें मर्म अपना जान नहीं देना इसमें, लेकिन इसको छोड़ना भी नहीं। 10% बोला तो जब भी वो आ जाए 10% एक बार ध्यान से पढ़ के निकल जाओ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जब हम एग्ज़ाम देते हैं तो अपने आप अटक जाती हैं। अरे इस साल ऐसा देखा था मैं, ऐसा। लेकिन आप उतनी ही ऊर्जा सब में लगाने लगोगे, मतलब जितनी आप रेस्ट में लगा रहे हो इतनी ऊर्जा यहाँ लगाने लगोगे तो क्या हो जाएगा? समय बढ़ गया, आपके दिमाग में जोर बढ़ गया। जब जोर बढ़ जाता है क्या होता है? आपका सिलेबस बढ़ गया। फिर शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में रिवीजन, सॉलिड रिवीजन नहीं हो पाएगा। समझ गए? सॉलिड रिवीजन। अब जैसे कि शॉर्ट नोट्स में एक और दिक्कत है, जैसे कि अब आपके नोट्स में लिखा हुआ है राम ने रामू को चाकू घोंपकर मार डाला। ये आपके नोट्स में एक लाइन लिखी हुई डिटेल। अब आप शॉर्ट नोट्स में यही लिख रहे हो दोबारा, राम ने रामू को चाकू घोंपकर, ये कौन सा लॉजिक हुआ? क्या आपको प्रश्न ये आने वाला है कि राम ने चाकू से मारा कि राइफल से मारा कि गड़ासा से मारा? ये तो पता होना चाहिए कि प्रश्न आएगा क्या। प्रश्न आ सकता है कि राम ने किसको मार दिया? रामू को मार दिया। तो आपके शॉर्ट नोट्स में क्या आ जाएगा भैया? राम हत्या रामू।
अब देख लो इसको, रिड्यूस हो गया। ऐसे कीवर्ड शॉर्ट ऐसे होते हैं चीज़ें। अनवांटेड ये वाली चीज़ें शॉर्ट नोट्स में मत लाओ, इसको वहीं रहने दो। जो फोकस वाली चीज़ें हैं उसको शॉर्ट में काम, और जो चीज़ें आपको परमानेंट माइंड में चली गई उनको जगह मत दो। क्योंकि जब भी ये एग्ज़ाम, जैसे 2.5-3 महीने पहले एग्ज़ाम की बात है, तब वो शॉर्ट नोट्स काम आएगा। इससे पहले जब भी आप खाली समय में, जब प्रॉपर पूरी नोट्स को आप बार बार पढ़ोगे, पूरे नोट्स को, वो जो शॉर्ट नोट्स कब काम आएगा आपका, एग्ज़ाम से नोटिफिकेशन आता है एग्ज़ाम से पहले। ठीक है, और कुछ? और नोनी बोलो। सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स, एसएससी रेलवे, रेलवे, इसमें भी एक प्रॉब्लम है। इसमें प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे बच्चे आजकल यूट्यूब में प्रमोशन बहुत हो रहा है ना, यूट्यूब रील्स और शॉर्ट्स देखते हैं। बहुत सारे बच्चे सीधे आते हैं एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, ये सब की तैयारी करते हैं, या बैंकिंग, पीओ, ये सब की बात करते हैं, जो आधा अधूरा सुन लिए, क्योंकि जानते तो है नहीं, सुन लिया, मामा ने कह दिया, पापा ने कह दिया, या बाबू जा रहा है तो मैं भी जाऊंगा, मैं भी जाऊंगा। ये क्या करना है सर? एसएससी सीजीएल करना है सर। कहाँ से देखा? शॉर्ट्स में, यूट्यूब शॉर्ट्स, रील, या कोचिंग के प्रचार में देखा। देखो, एक सबसे बड़ी चुनौती क्या है पता है? एक स्टूडेंट को सबसे पहले शुरुआत में सबसे बड़ी चुनौती, एक स्टूडेंट जब प्रतियोगी परीक्षा में आने वाला है, सबसे बड़ी चुनौती है कि वो सही दिशा चुन रहा है कि नहीं चुन रहा है। और 80% से ज़्यादा छात्र ये गलती करते हैं। भाई, प्रतियोगी परीक्षा को मैं 2 श्रेणी में बांट सकता हूँ। एक मैथ्स बेस्ड एग्जाम और एक जीएस बेस्ड एग्जाम। मैथ्स बेस्ड एग्जाम एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, है ना। जीडी को थोड़ा सा नीचे रखते हैं अपन, लेकिन आप, मैं बता दूं, जीडी का भी स्टैंडर्ड बढ़ रहा है ना। तो यहाँ भी आपका जीडी भी ले लो, चलो सब ले लो, ओके। ये रेलवे हो गया आपका, रेलवे है ना, आरआरबी, एनटीपीसी, ये सब, ये मैथ्स बेस्ड एग्जाम है। लेकिन प्रचार प्रसार इतना हो रहा है, ये बच्चों को पता ही नहीं है। और जो बचपने से 12th तक मैथ से भागते रहे, या फिर मैथ से डर लगता है, और वो अपना करियर बनाने वाले को सोच रहे हैं, इधर प्रॉब्लम है। अगर 1000 बच्चे जो मैथ से भागते रहे, 1000 बच्चे में जो मैथ से भागते रहे हैं 12th तक, या मैथ्स उनका कमज़ोर रहा है, उनको कभी मज़ा नहीं आया, कभी मैथ्स लगाने में मज़ा नहीं आया, तो वो गलत क्षेत्र चुन रहे हैं। इसमें से मैं बता रहा हूँ, इक्का या दुक्का ही वो मेहनत कर पाएंगे जो यहाँ चाहिए, इक्का या दुक्का। बाकी सब केवल कोचिंग को पैसा देने जाएंगे, अज्ञानतावश, पता ही नहीं उनको। और कोरोना के बाद कॉमर्स, बीए, ऐसे छात्रों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई, जो ये सुन के आते हैं, बस सर ये करना है, ये करना है। और मैं जब भी कोई मैथ्स बेस के लिए आता है, मैं उससे काउंसलिंग कर लेता हूँ। अच्छा, आप क्लियर हो, आपका क्या है, पूछता हूँ मैं उससे, क्या किया ग्रेजुएशन में, 12th में कॉमर्स, तो मैं पूछता हूँ फिर भाई 11th में मैथ्स क्यों नहीं लिया? कॉमर्स बीकॉम कर रहे हो, बीकॉम किए हो, तो मैं पूछता हूँ भाई एक बात बताओ, 11th में मैथ्स क्यों नहीं लिया? बोलता मैथ्स मेरे को अच्छा नहीं लगता। वहीं एक लाइन में बोल देता हूँ, नहीं है तुम्हारे लिए। या फिर कोई बोलता है कि सर मैथ्स बहुत डर लगता है मेरे को मैथ्स से, इसीलिए मैं सब्जेक्ट लिए ही नहीं मैथ्स। वो एक लाइन में बोल देता हूँ, मत कर, ये तेरे लिए नहीं है ना। उसके बाद भी बहुत लोग जिद में, नहीं सर कर लेंगे। देखो, कॉन्फिडेंस रखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस, ज्ञान नहीं है आपको, आपका बाल सफ़ेद नहीं हुआ, मेरा बाल सफ़ेद है,
ना, मुझे मालूम है कि क्या होगा, क्या रिजल्ट रहा है, मुझे मालूम है नहीं होगा ये। तो भैया आप जुआ खेलने जा रहे हो, फिर ये जुआ ही हुआ ना। आप मैं मना करने के बावजूद आप ये फील्ड चुन रहे हो, और साल भर आपने कोचिंग की है, लेकिन आपका मज़ा मैथ्स में जुड़ ही नहीं रहे हो आप, क्योंकि आपका इंटरेस्ट नहीं है। जब आपका इंटरेस्ट नहीं है ना, तो आप जुड़ नहीं सकते वहाँ, क्योंकि जो रिक्वायर्ड मेहनत है वो आप कर नहीं पाओगे ना। अब बाद में साल साल मेरे मना करने के बावजूद जो बच्चों ने लिया है, वो साल भर बाद सर नहीं हो रहा है, मैं क्या करूँ भाई? ऐसा तो नहीं है मैंने तुमको बेवकूफ़ बनाया था, मैंने तो तुमको पहले ही बताया था। साला मैं जब तुमको पूछा बीए की हो और तुमको इधर जाना है, मैं बोल रहा हूँ -5 इंटू +5 क्या होता है, तुम बोल रही 0। मैं वही तय कर दिया था, ये छोड़ दो ये सब, ये नहीं, उधर जाओ। जीएस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, जिनका मैथ्स में नहीं, वो ये सब ये हर कोई कर सकता है। मैं बता दूं तुमको, बीकॉम वाला हो, बीएससी वाला, बीए वाला, सब कोई कर सकता है, ये सब नहीं कर सकते। और कोचिंग आपको वो साले जितने बड़े बड़े रील बनाते हैं ना, वो बताते ही नहीं एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, बैंकिंग, पीओ, इन एग्जामों में 90%, 95% इंजीनियर और मैथ्स बैकग्राउंड के ही जाते हैं। वो बताएंगे नहीं आपको, क्यों? बता देगा तो, क्योंकि कोचिंग की 90% जो भीड़, वो ये सब होंगे, ये नहीं होंगे, वो बीए, बीकॉम ये सब वाले होंगे जो प्रचार देखकर जाते हैं, वो बताएंगे आपको, यही लोग होते हैं। है ना, ये लोग होते हैं। तो आप स्ट्रेंथ, अपने स्ट्रेंथ के अनुसार अपना फील्ड चूज कीजिए। अगर आपको ये इधर आपको मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं है और इंग्लिश में भी इंटरेस्ट नहीं है, और क्योंकि एसएससी, सीजीएल और ये सब का इंग्लिश भी हाई स्टैंडर्ड का होता है, अगर इंग्लिश भी आपका बहुत अच्छा। दूसरी बात, एक तो 95% इंजीनियर्स मैथ्स बैकग्राउंड के होते हैं, और उसमें भी 80% इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो, भले वो इंग्लिश मीडियम के हों, भले अंग्रेजी डब्बा हो, लेकिन वो जल्दी से पिक कर लेते हैं, क्योंकि वो उसी माहौल में रहे हैं। लेकिन हिंदी मीडियम का बच्चा जल्दी पकड़ नहीं पाता, और जो रिक्वायर्ड मेहनत चाहिए उसमें भी मिस करता है। दूसरी एक चुनौती, भाई कोई भी एग्ज़ाम में जाते हो तो ये बता रहा हूँ 4 से 5 साल ले लेता है, बता रहा हूँ 4 से 5 साल ले लेता है। इतने तैयारी करके लोग सेलेक्ट हुए हैं, इतना समय देकर। लेकिन अगर आपको रुचि ही नहीं आ रही है, आपको कठिन लग रहा है, तो आप तो 1-1.5 साल में सरेंडर कर छोड़ दोगे, आप तैयारी छोड़ दोगे। आपने फीस जमा कर दी कोचिंग में, आपने कोचिंग कर लिया, लेकिन आप कुछ समय के बाद आपको लगेगा कि मुझसे गलती हो गई है, और आप छोड़ दोगे तैयारी, छोड़ दोगे तैयारी। बैंकिंग का क्यों छोड़ा आपने तैयारी? बैंकिंग का आप तैयारी सबसे पहले शुरू की, लेकिन छोड़ दिया ना आपने, क्यों? ये बात किसी ने बताई थी आपको? और ये बात आप पहले मिली होती है और शायद मैं ये बता देता तो शायद आप बैंकिंग की तैयारी करती हैं आप। ये बात है, ठीक। स्ट्रेंथ, अपने स्ट्रेंथ के अनुसार फील्ड चूज करो। अगर ये नहीं होता तो ये इधर आओ, ये सबसे हो जाता है, सबसे हो जाता है। फिर आप ईमानदारी से यहाँ पर अपना समय दोगे तो आपका बने रहोगे, इंटरेस्ट लगेगा और आप कर सकते हो। ये इधर, या आप हम बड़ा सोच रहे हो तो फिर इधर की और क्षेत्र में सीजीपीएससी, यूपीएससी में चले जाओ। और उतना आप सोचते ही नहीं हो, जल्दी से आपको कोई नौकरी चाहिए तो आप व्यापम बेस्ड एग्जाम में जाओ, है ना। आएगा वैकेंसी, किसी का बाप नहीं रोक सकता। वो क्या है कि इन लोगों ने पैसा बहुत बांट दिया है ना, पैसा है नहीं इनके पास देने के लिए ना। और ऐसा तो है नहीं कि भाई कोई भी विभाग बिना कर्मचारी के चलेगा, रिटायर हो रहे हैं लोग। आएगा 1-8 साल में आपको सारी जगह ये व्यापम जो अभी आपको खुला, जो क्लोज दिख रहा है ना, खुलेगा। लेकिन लोगों को चाहिए हार्ड एंड फास्ट, तुरंत वैकेंसी भी चाहिए, 3 महीना में सिलेक्शन भी चाहिए। नहीं है, जब निकलेगा तब होगा उसी का जो उससे पहले तैयार होगा। नोटिफिकेशन निकलने से पहले जो तैयार होगा, सिलेक्शन उन्हीं का होगा। ये कोचिंग में धंधा चलाने के लिए अच्छा है, कमाई करने के लिए अच्छा है। नोटिफिकेशन निकले तो प्रचार प्रसार हो जाए खूब,
और स्टूडेंट की भीड़ तो उसी समय भागती है कोचिंग। तो इसीलिए मैं ज़्यादा प्रचार प्रसार भी नहीं करता, मैं तुमको बता दूं, क्योंकि मेरा बेवकूफ़ बनाने का मन नहीं करता है कि मैं एकदम, अगर मान लो मैं 1 लाख रुपए खर्चा करके यूट्यूब और उसमें ऑनलाइन प्रचार चला दूं, या 2 लाख पॉम्पलेट छपवा के छत्तीसगढ़ में इधर अपने दुर्ग शहर में बंटवा दूं, 2 लाख, तो मुझे मालूम है 50 बच्चे एडीओ के लिए आ जाएंगे 50 बच्चे, है ना। 6,000 फीस भी लूँगा तो 3 महीने के लिए क्या कितना हो जाएगा, 3 लाख हो जाएगा ना। फैकल्टी जो आएंगे पंचायती राज ये वो, इनको जो है 3 महीने ये सेवाएं देंगे तो लगभग 2 लाख उधर, 1 लाख रुपए बच जाएगा, क्योंकि एक आध विषय मैं ले लूँगा कमाई हो जाएगा 3 महीने में। और कोई बड़ा खिलाड़ी है तो 200 बच्चों की भीड़ इकट्ठा कर लेगा और ज़्यादा कमा लेगा, तो कमाने के लिए अच्छा है। लेकिन सत्य बताना मेरा फ़र्ज़ है, मैंने बता दिया, है ना। एडीओ की बैच ये सब भी शुरू हो रही है, आपको नोटिफिकेशन, क्यों थोड़ा सा डिले इसलिए हो रहा है मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इलेक्शन का दौर चल रहा है। लोग जैसे पार्षद चुनाव तो अपने अपने घर चले गए, ग्रामीण चुनाव तो अपने अपने घर चले गए, इसलिए तो ये बैच जो है आपको आज जो है जो हमारे फैकल्टी भी आने वाले हैं, उनके यहाँ 17 को चुनाव है ना, उनके यहाँ 17 को चुनाव। एडीओ की बैच दोपहर में चलेगी, मैं आपको बता रहा हूँ, दोपहर में 1 से 4 वहाँ पीएससी की रेगुलर बैच चलती है। वो समय फिक्स है मेरा पीएससी और व्यापम के रेगुलर बैच के लिए। देखो दोपहर का टाइम रखने का कारण बताता हूँ। वो जो दूसरी क्लास है व्हाइट बोर्ड क्लास है, और यहाँ पर अगर अपने को एडीओ के सिलेबस को थोड़ा सा भाई कम समय है हमारे पास कराना है, तो अपने को चाहिए स्मार्ट बोर्ड। स्मार्ट बोर्ड में ही पीपीटी और इसके माध्यम से जल्दी हो सकता है ना। ये है कारण इसका, ठीक है। और पीएससी की रेगुलर बैच अपने समय से शुरू होगी कल से। पीएससी की रेगुलर बैच, पीएससी और व्यापम की रेगुलर बैच शुरू होगी कल से। एडीओ की बैच मोस्ट प्रोबेबली परसों से, वो चुनाव हो जाए उनका, वो भी वहाँ से फ्री होके आ जाए। 17 को चुनाव उनके गांव में, और उनकी माताश्री खुद खड़ी है, मतलब इस घर में ही कोई खड़ा है, घर में कोई खड़ा है तो घर का हर एक आदमी जो है अभी नहीं, मैं साइकिल में चलता है, ऐसा कोई फिक्स नहीं रहता कि मैं एकदम लल्लू सब्जेक्ट पकड़ूँ एकदम शुरुआत में नए बच्चों को जादू दिखाने के लिए। वो पीएससी की रेगुलर बैच। हाँ, तो इसलिए ये पूछ रही हूँ कि पीएससी की क्लास में फर्स्ट में तो कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट करें? देखो नहीं, ऐसा जरूरी नहीं होता। इवनिंग में कुछ और सब्जेक्ट चल रहा है, मॉर्निंग में कुछ और, कोई ऐसा नहीं होता कि एक ही सब्जेक्ट। जैसे अक्सर कोचिंगें क्या करती, 36 जैसा सब्जेक्ट पकड़ती है, अपनापन लगता है, आसान विषय है ना, तो उस समय बच्चों को लगता है अरे बहुत तो आसान है, उनको पता ही नहीं होता। आप चुनौती आपको संविधान जैसे विषय पैदा करते हैं, संविधान और ये जीएस के इस तरह ये चुनौतियां पैदा करते हैं। एसएससी रेलवे में चुनौती आपकी मैथ्स की है, तो मैथ्स क्लास से शुरू होना चाहिए। इधर पे आप अगर इधर से किसी में दम हो तो इससे शुरू करें, इससे शुरू करें। और मैं करता हूँ इससे, लेकिन मेरा ये चक्र है, मैंने शुरू किया था तो 2 साल तक पॉलिटी मेरा से बैच शुरू हुआ है। लेकिन समस्या ये है कि वो चक्र कोरोना के चलते चक्र बिगड़ गया, तो ये चक्र में चलता है ना, जैसे पॉलिटी ख़त्म हो गया, फिर कोई भी दूसरा विषय, फिर कोई दूसरा विषय, तो ये साइकिल चलते जाता है। तो सुबह अभी पॉलिटी नहीं हुआ ना, मॉर्निंग बैच में तो अभी शुरू होना है ना। वो मेरे ख्याल से उसका बारी आएगा 1.5-2 महीने बाद पॉलिटी का, और छत्तीसगढ़ चलेगा, छत्तीसगढ़ हिस्ट्री मॉर्निंग। इवनिंग बाइलिंगुअल बैच है, इवनिंग बाइलिंगुअल बैच है, तो वहाँ पॉलिटी चल रही है, वहाँ संविधान चल रहा है ना। सो एनीथिंग एल्स? 3 फेज रिवीजन बता दिया आपको, तैयार करो, शाम को सोने से पहले रिवीजन करो, सुबह उठ के पहले रिवाइज करो, फिर नया टॉपिक। 4 महीनों का टाइम टेबल क्या हो, 4 महीनों का टाइम टेबल बता दिए, सब समझ में आ गया होगा। भैया भिड़ो 10-12 घंटे प्रश्न पत्र हल करने का, रामबाण तरीका प्रश्न पत्र हल करने का तरीका। वो तो खैर आप वीकली टेस्ट दोगे तो मैं बताऊंगा, लोग गलती करते हैं। 1 2 3 4 5 ये प्रश्न, ये हो गया आपका सॉल्व करने का तरीका।
2 राउंड में कम से कम आप, मेरा वीकली टेस्ट होगा उसमें भी यही नीति का पालन करोगे। और 2 आपके प्रश्न पत्र 2 चरणों में होते हैं। पहला फेज 1 से लेकर पूरे 100 तक आप जाओगे। पहला प्रश्न पढ़ा, अरे कंफर्म उत्तर पता है, आप प्रश्न पत्र में टिक कर लो। दूसरे पे कंफर्म उत्तर पता है, टिक कर लो, है ना। तीसरा प्रश्न आए तो तीसरे प्रश्न आपको बिल्कुल हवा ही नहीं है, आपने सुना ही नहीं इस प्रश्न को, क्रॉस कर दो, पूरा देखना तक नहीं इसको, कोई हवा ही नहीं है, आपको क्रॉस कर दो। चौथे में आ जाओ, चौथे में आ गए ना तो आप इसको गोला लगा लो। क्यों गोला लगा लिया? क्योंकि आपने ABCD विकल्प है और आपको क्लियर याद नहीं आ रहा है। आपने बोलिया नहीं कंफर्म है, CD तो नहीं है, ये AB में कंफ्यूज हो आप, लेकिन आपके मन में सबसे पहले कौन सा विकल्प आया था? B, तो छोटा सा डॉट लगा लो। लेकिन आप A को देखकर कंफ्यूज हो गए, गोला लगा लो। ये दूसरे फेज में करना है हमको, अभी नहीं करेंगे। गोला लगा लो, इस प्रश्न को बाद में हल करेंगे। फिर 5वां किया, छठे में फिर डाउट हो गया 2 विकल्प में, तो 2 विकल्पों के जो प्रश्न हो पहले 1 से 100 तक सॉल्व कर लो। उसके बाद जितने प्रश्न कंफर्म कर चुके OMR ध्यान से भर लो। OMR ध्यान से एकदम मैच करते हुए, 2 का उत्तर, 2 का C एकदम, क्योंकि लोग यहाँ भी गलती करते हैं। ये कर लिए, सेकंड फेज में आ जाओ। चलो भैया, चौथा प्रश्न, पहला प्रश्न गोला लगाए, प्रश्न पढ़ा आपने, फिर से प्रश्न पढ़ो ध्यान से, फिर से विकल्प पढ़ो। अब आपने जब पहली बार ऐसे प्रश्नों को पढ़ा था तब आपके दिमाग में प्रोसेसिंग चालू हो गई थी। दूसरी बार आपने प्रश्न पढ़ा और कंफर्म उत्तर नहीं आया, इसका मतलब छोड़ना नहीं है, इस प्रश्न को छोड़ना नहीं, सॉल्व करना है आपको। आपको गोल डॉट किया, डॉट आपके मन में सबसे पहले B आया था ना, सोचो मत, जितना सोचोगे इधर B आपको मोड़ के इधर ले आएगा, सोचो मत। अगर कंफर्म उत्तर नहीं आया तो एक बार प्रश्न पढ़ा, विकल्प पढ़ा, प्रश्न का उत्तर दिमाग में नहीं आया कंफर्म, B को बिना सोचे समझे B, गोला लगा दो, आगे बढ़ो, इन सारे प्रश्नों को सॉल्व करो। ये हो गया PSC प्री का स्टडी, ठीक। अच्छा, व्यापम में कई बार 1/4 नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ नेगेटिव मार्किंग है, 1/3, मतलब आपने 1, 2, 3 प्रश्न आपने सही किए, इसका जितना अंक आपको मिलेगा, सॉरी, आपके एक प्रश्न का जितना अंक मिलेगा, आप यहाँ पर 2, 3, अगर 3 प्रश्न आपने गलत कर दिए तो ये अंक आपका माइनस हो जाएगा, ये नेगेटिव मार्किंग होती है 1/3। व्यापम में कई जगह 0.25 होता है, मतलब 1/4 ना, तो वो इसकी बहुत सारी स्ट्रैटेजी है व्यापम की, वो आप वीकली टेस्ट देते देते समझोगे, ऐसे बता पाना संभव नहीं है कि 1/4 तो तब क्या करना होगा। जैसे आप कोई स्तर का पेपर है, वहाँ पर आप इतने तक पहुँच गए हो पहला राउंड और ये गोले वाले प्रश्न हल करने के बाद, लेकिन आपने केवल 90 ही पहुँचे हो, मतलब 100 में केवल आप जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट हो और 100 में केवल 60 पहुँच रहा है, जबकि अपने को आइडिया कि इस तरह के पेपर में 70 नंबर से नीचे नहीं होगा। तब आपको मैं बोलूँगा कि भैया कोई प्रश्न छोड़ के मत आओ, सब में गोला लगा के आ जाओ। जैसे 1 से 10 के बीच में आपको लग रहा है ज़्यादा विकल्प A उत्तर कंफर्म उत्तर आ रहा है तो A गोला A लगा दो, 3 प्रश्न अगर 1 से 10 के बीच में है तो 3 A लगा दो, क्या पता एक सही हो जाए। वो बहुत सारी स्ट्रैटेजी होती है, वो ऐसे एक बार में ऐसे बता देने का नहीं है, वो धीरे धीरे आप PSC की स्ट्रैटेजी अलग हो गई, व्यापम की स्ट्रैटेजी अलग हो गई, वो सारी स्ट्रैटेजी है जो आपको सीखनी होगी। C-सेट समय पर कैसे हल करें, तो C-सेट भैया ऐसा है, लोगों से एक प्रॉब्लम फेस कर रहे थे लोग कि C-सेट का ना प्रश्न बहुत लेंदी आ रहा था, लोग हल नहीं कर पा रहे थे 2 घंटे में। PSC प्री का जो C-सेट होता है, शुरुआत के 5 मिनट आपने तैयारी C-सेट की अच्छी की है ना, शुरुआत के 5 मिनट में आप सबसे पहले भैया मार्क कर लो कि हिंदी कहाँ है, बोली कहाँ है। सबसे पहले हिंदी और बोली को सॉल्व करो, 25 से 30 प्रश्न आते हैं, जल्दी जल्दी हो जाएगा, पता है तो पता है, नहीं तो नहीं पता है। 70 प्रश्न आपके मैथ्स और रीजनिंग के, आप यहाँ पर 5 मिनट शुरुआत कर दो और केवल उन प्रश्नों को टिक करो जिसकी तैयारी आपने अच्छी की, प्रैक्टिस अच्छी की, जो आपसे बनेगा और जल्दी उत्तर आएगा, ऐसे प्रश्नों को टिक करो, पहले उनको हल करो। उसके बाद समय बचा तो टिपिकल प्रश्न में हाथ आजमाने जाओ, जो समय ले सकता है, लेंदी होता है। नहीं तो बच्चे क्या करते हैं, एक सिरे से पकड़ते हैं, लेंदी प्रश्न में फंस के रह गए, 10 मिनट दे दिया और हल भी नहीं, प्रश्न भी हल नहीं हुआ और एकदम दिमाग का दही हो गया है वहाँ पर, फिर उसका असर अगले प्रश्नों में ही पड़ता है। ये नहीं करना, आइडेंटिफाई करो, 5 मिनट आइडेंटिफाई करो ना जल्दी जल्दी कि ये बड़ा अच्छी प्रैक्टिस है मेरी और जल्दी बनेगा ये सब। ये C-सेट का है। बहुत सारे बच्चों ने को पूरा पेपर हल नहीं कर पाया और उसकी वजह से C-सेट में फेल हो गए थे।
से यही है, कोई स्ट्रैटेजी थी नहीं, एक सिरे से बनाना शुरू किए और गणित बना रहे हैं और बड़ा बड़ा रीजनिंग बना रहे हैं। एक ही प्रश्न, इतना बड़ा पैराग्राफ, उसमें काम ज़्यादा, मेहनत ज़्यादा, और एक प्रश्न, पता चला 10 मिनट, फिर उसके बाद फिर से नहीं मैं बना के ही छोड़ूंगा, 10 मिनट खा गया वो। इस तरह से पेपर छूट जाता है। तो इसी सेट कट करने का तरीका ये है, और पढ़ने का तरीका ये है भैया, थोड़ी तैयारी करो, अपने पढ़ाई की सीटिंग के लिए थोड़ा सीरियस लो, थोड़ी तैयारी करो। कैसे करो? आपका पढ़ने का टाइम टेबल फिक्स करो, ठीक। 2 कुकी लो, कुकी जानते हो ना, बेक्ड बिस्किट कुकी, 2 कुकी लो, 1 लोटा पानी लो, बढ़िया फ्रेश व्रेश हो जाओ, अपने कमरे, मोबाइल स्विच ऑफ करो, अपने उस कमरे से बाहर कहीं लॉक लगा दो, बैठे 2 कुकी रखे, पानी रखे, और 2 घंटे की सीटिंग आप बना चुके हो, 50 मिनट 1 घंटा पढ़े, है ना, पढ़ते हो आप तो आपकी थकता है, 1 कुकी खाओ, थोड़ा सा पानी पियो और थोड़ा टहलाओ 10 मिनट, ब्रेक, फिर वापस। ब्रेक का मतलब ये नहीं तुरंत मोबाइल खोल के व्हाट्सअप मैसेज किसका है, ब्रेक का मतलब वो नहीं होता। ब्रेक का मतलब ये है ऐसे थोड़ा टहलाओ गैलरी में, इधर उधर मंथन, ऐसे ही क्या पढ़ा है आपने अभी, आ जाओ वापस, दिमाग में ग्लूकोज लेवल ऑफ हो गया है, फिर से 1 घंटे पढ़ाई करो, हो गया। और इसका मतलब ये नहीं कुकी का पैकेट रखे हो, साला बोझ गए पूरा, पढ़ाई पे ध्यान नहीं, कुकी पे ध्यान है। कुकी क्या होता है, पढ़ते हो आप तो आपका एनर्जी लेवल डाउन होता है, तो फिर क्या होता है, फिर आपका पढ़ने से मन हटता है, तो वो कुकी आपको रिफ्रेश कर देगा, तो आपका कंसंट्रेशन लेवल बना रहेगा। इसी तरह से छोटी छोटी बातों का ध्यान रखो, आप सब कुछ कर सकते हो, है ना, सब कुछ कर सकते हो, और अपने ऊपर शंका नहीं करना कभी, अपने ऊपर शंका नहीं करना कि मैं गधा हूँ, मेरे दिमाग में गोबर भरा है, ऐसा कुछ नहीं होता है ना। अधिकांश बच्चे तो अपने ऊपर ही डाउट करते हैं, साला मैं ही गधा हूँ। अरे नहीं भाई, तुमको थोड़ा सिंसियर होना पड़ेगा, पढ़ने का अगर तरीका नहीं पता, सही तरीका जानना होगा, सही में रिवीजन करने का तरीका जानना होगा, और दुनिया के जो आपको भटकाने वाली चीज़ें उनसे बचना होगा, है ना, फिर घोड़े की तरह भागने लगो, ठीक है ना। कोई सवाल? ठीक, सो योर सेशन इज अप।